कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी। आप सभी लोगों ने ये कहावत को बचपन में सुना ही होगा, जिसका अर्थ है कि भारत में इतनी विविधता है कि यहाँ एक कोस चलते ही पानी का स्वाद और चार कोस चलते ही वाणी का स्वाद बदल जाता है। और इसी विविधता को समझने और समझाने के लिए एमपीपीएससी ने अपनी मुख्य परीक्षा के पेपर क्रमांक 5 के अंतर्गत जो प्रश्न क्रमांक 7 है, वहां पर एक टॉपिक शामिल किया है वर्ष 2024 में, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। और आज इस टॉपिक को हम विस्तार से समझेंगे और आने वाली पीढ़ियों को समझाएंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम है विक्रमादित्य। जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर देख ही पा रहे हैं और मैं शुरुआत में बता भी चुका हूं कि इस क्लास का उद्देश्य है कि भारत की भाषाई विविधता को समझते हुए मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों को विस्तार से समझना, उनके स्वरूप को समझना, उनके साहित्य को समझना, उन बोलियों के जन्म की गाथा को समझना और साथ ही साथ यह समझना कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप लोग अगर अपने मध्य प्रदेश पीएससी के पाठ्यक्रम से परिचित नहीं हैं, तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 5, जैसे हम सामान्य हिंदी के नाम से जानते हैं, वहां पर परीक्षा में कुल मिलाकर 8 प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक। अगर हम सिलेबस को एकदम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि जहां प्रश्न क्रमांक 8 में अपठित गद्यांश यानी कि गद्य खंड शामिल है, तो वहीं प्रश्न क्रमांक 7 में एक टॉपिक शामिल है जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। और वहीं आयोग ने 4 बोलियों के नाम दिए हैं, मालवी, निमाड़ी, बघेली और उसके बाद में दे रखा है बुंदेली, है ना। यहाँ पर ब्रज, गोंडी या भीली बोली को शामिल नहीं किया गया है। तो जो प्रश्न क्रमांक 7 है, उस प्रश्न क्रमांक 7 के लिए अंक सीमा रखी गई है 12 अंक, यानी 4 बोलियों को पढ़ें और परीक्षा में 12 अंक प्राप्त करें, ऐसा आयोग ने आपको ऑफर दिया है। तो वही प्रश्न क्रमांक 7 को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और यहां पर मूल जो ध्येय है वह है 4 बोलियों को विस्तार से समझना। लेकिन 4 बोलियों को अचानक नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इन बोलियों के पीछे कई ऐसी गाथाएं या मैं कहूं कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको समझना जरूरी है, तब जाकर ये बोलियां आपको समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश की बोलियां, वैसे अगर मैं एक बार संक्षेप में अगर आपको बता दूं तो थोड़ा कुछ चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अगर संक्षेप में थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो मध्य प्रदेश का ये जो ब्लू कलर का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो हिस्सा है ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो बोली का नाम क्या हो गया, अपने आप में बुंदेली। ये पूरा क्षेत्र आपका बुंदेली बोली का क्षेत्र है, ठीक है। गुना जिले की पश्चिमी सीमा से लेकर के और ये जो क्षेत्र है आपके सामने, तो इस क्षेत्र को हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है मालवी। यहाँ ये जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर प्रभाव है ब्रज बोली का, जबकि ये जो क्षेत्र आपको येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है ये क्षेत्र है अपने आप में बघेली बोली का क्षेत्र। अगर मैं छोटी सी बात करूं, बहुत संक्षेप में बात करूं, ये क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो निमाड़ी बोली का क्षेत्र है, साथ ही यहाँ पर भीली बोली का प्रभाव है और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो गोंडी बोली का प्रभाव देखा जाता है। ये जो छोटा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ये काफी मिश्रित क्षेत्र है, तो मैं इसे हाड़ौती का क्षेत्र भी कह सकता हूँ। हाड़ौती और ब्रज का मिश्रित रूप जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में देखा जाता है। खैर, ये तो एक मैप आपके सामने था, इससे क्लास का कोई गहरा संबंध नहीं है, एक सामान्य सी चर्चा ताकि हम शुरुआत कर सकें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पूरा सिलेबस देखते हैं तो देखिए, वैसे तो मौखिक रूप से तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये देखिए, ये प्रश्न क्रमांक जो 7 आपके सामने आएगा परीक्षा में, यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, ये देखिए भाई, एक बोली से तीन नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा कि आयोग ने अपना लिख कर दिया है कि वो आपसे 12 अंक की बोलियां पूछना ही पूछना है। साथ ही साथ अगर आप सिलेबस से अच्छे से परिचित हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि हिंदी के पेपर में जो प्रश्न क्रमांक 1 है, तो वहां पर ओवरऑल 25 प्रश्न पूछे जाने हैं और पूछे जाते ही हैं।
और हर प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की बोलियों के जो प्रश्न है, हो सकता है एक आध प्रश्न यहाँ टॉप 25 में आ जाए। तो बोलियों के लिए मिनिमम जो नंबर है वो 12 तो आप कह ही सकते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं तो अगर प्रश्न क्रमांक 1 में अगर एक भी प्रश्न आ जाता है तो फिर अंक की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, फिर 12 की जगह 15 या 18 नंबर की भी बोलियां आ सकती हैं। खैर, हम तो 12 अंक मानकर ही पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश की बोलियां पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह भी तो तय करना पड़ेगा कि इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से हमारे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए ताकि हम मध्य प्रदेश की बोलियों में हर प्रकार से कंफर्टेबल रहें। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको एक तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाषा का। ठीक है, भाषा के बारे में अगर आपको पता है तो आपको लाभ होगा निश्चित रूप से। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बोली का। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए उपबोली का। ठीक है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए उपबोली का। चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको पता होना चाहिए विभाषा का। ठीक है, विभाषा का कॉन्सेप्ट भी आपका पता होना चाहिए। पांचवें नंबर पर जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए उपभाषा का। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट बोलियां पढ़ लेंगे तो ये ठीक वैसी ही भूल है जैसे बिना एंशिएंट, बिना मिडाइवल के आप मॉडर्न को समझने की कोशिश करें, बिना संविधान सभा और संविधान की रूपरेखा के सीधा संविधान को पढ़ना शुरू कर दें, और बिना वर्णमाला आदि के आप हिंदी पढ़ना शुरू कर दें, यानी कुछ बेसिक्स तो आपको पता ही हो। तो बोलियों पे जब आप पहुंचेंगे तो बीच बीच में ऐसे टर्म आएंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा कि बुंदेली बोली का संबंध इस उपभाषा से है, बुंदेली बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है। तो बार बार इन शब्दों की जो पुनरावृत्ति होगी, तो इसलिए इन शब्दों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो भाषा पता हो, बोली पता हो, उपबोली पता हो, विभाषा पता हो, उपभाषा पता हो। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अपभ्रंश का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए। जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके ये सारे कॉन्सेप्ट जब आपको पता होंगे तब जाकर के आप मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम पर आओगे। फिर एक एक करके आपको जो चारों बोलियां दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि मैं मालवी की बात करूं वो, मैं निमाड़ी की बात करूं वो, मैं बुंदेली की बात करूं वो, और मैं बघेली की बात करूं वो, तो ये सारी बोलियां फिर आप एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपके सामने ये पढ़ने का एक तरीका रहेगा। इस अध्याय में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, और साथ साथ में दो एडिशनल चीजें और मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहती है, अब तक के मॉडल प्रश्न आयोग ने कैसे पूछे, तो वो मॉडल प्रश्नों से मैं आपको परिचित करा दूं। और साथ ही साथ ये कि जो बीता वो बीत गया, और आने वाले समय में प्रश्नों की प्रकृति कैसी हो सकती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मैं संभावित प्रश्नों से भी आपको परिचित कराऊं, है ना, संभावित प्रश्नों से भी मैं आपको परिचित कराऊं। तो इस क्लास में इतनी सारी चीजें हम करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में चीजें आराम से हम कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले मुद्दे पर हम लोग बिना देरी के प्रवेश करते हैं। एक मुद्दा ये कि आखिर प्रश्नों की प्रकृति पिछले वर्ष कैसी रही। वैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सारे जो क्वेश्चन है ये वर्ष 2024 के हैं, है ना। अब आप आने वाले समय में अपनी मुख्य परीक्षा 25 में दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन 2025 की मुख्य परीक्षा होने के पहले मैं एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये 2024 के प्रश्न मैं आपको दिखा करके कुछ भविष्य की तैयारियां करने के लिए प्रेरित करूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी पिछले वर्ष, यानी मैं कहूं तो वर्ष 2024 में जो बीत चुका है, ठीक है, और वर्ष 2024 में जो बोलियों के प्रश्न आने थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर बात करें तो आपको पता है प्रश्न क्रमांक 7 में 12 नंबर की बोलियां आनी थी। अच्छा, आयोग ने अपने सिलेबस में क्या लिख कर दिया है, आयोग ने अपने सिलेबस में ये स्पष्ट लिख कर दिया कि देखिए हम 3-3-3-3 नंबर का पूछेंगे। तो यहां पर ज्यादातर लोगों का और खुद मेरा भी जो अनुमान था वो ये था यार कि एक 3 मार्कर इससे पूछेंगे, एक इससे पूछेंगे, यानी 4 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आयोग ने थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन किया और आयोग ने अपने स्पष्ट रूप से क्या कर दिया, आयोग ने 3-3 नंबर के क्वेश्चन ना पूछते हुए आयोग ने क्या कर दिया, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन प्रत्येक बोली से संबंधित पूछ लिए। देखो ये जैसे ये शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है वो मालवी बोली से संबंधित है ना। फिर ये देखिए ये 3 क्वेश्चन जो है वो निमाड़ी बोली से संबंधित है। फिर इसके बाद के देखो ये 3 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये बघेली बोली से संबंधित है।
फिर ये 3 क्वेश्चन देखिए, ये बुंदेली बोली से संबंधित है। तो देखिए आयोग ने अपना वादा भी पूरा कर दिया और थोड़ा सा वेरिएशन भी कर दिया। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछने से ज्यादा बेहतर था कि एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन पूछ लिए। तो आपको क्लियर दिखाई पड़ गया। अब इन क्वेश्चन को एक बार आप देख लो, पढ़ लो कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी रही है। और हर प्रश्न 1 नंबर का अपने आप में। देखिए भाई, मालवी की 2 उपबोलियां बताइए। तो एक तो हमें मतलब बोलियां पढ़नी है। मालव मयूर के नाम से किन्हें पुकारा जाता है, हमें यह भी पता करना है। ठीक है। मालवा क्षेत्र के प्रतिनिधि लोक नाट्य का नाम बताइए, ये हमें पता करना है ना। मतलब आप देखिए, लोक नाट्य पूछ लिया, उपबोलियां पूछ लिया, और जो मालवी के प्रमुख कवि हैं वो पूछ लिए, है ना। संत सिंगाजी निमाड़ी के प्रसिद्ध कवि हैं, उनके गुरु का नाम पूछ लिया। निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास और जब निमाड़ गाता है पुस्तकों के लेखक कौन है, ये पूछ लिया। ठीक है। निमाड़ में हरियाली अमावस्या पर किस भित्ति चित्र का अंकन किया जाता है, ये पूछ लिया। मतलब लोक नृत्य, लोक चित्रकला, ये सब पूछ रहे हैं। ठीक है। बघेली बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, मतलब आपको अपभ्रंश भी पढ़ना है। देखो हमने शामिल कर रखा है अपभ्रंश और बोलियां, ये देखिए भाई, दोनों चीजें हमने शामिल कर रखी हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए, है ना, ये स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया कि किस बोली से संबंधित है। बोली के प्रमुख, बुंदेली बोली के 2 प्रमुख कवियों के नाम बता दीजिए। ठीक है, वो भी हम पढ़ना ही है हमको। ठीक है। ये स्टेटमेंट दे दिया, एक जने के 2 मोड़ा हते, है ना। क्लियर समझ में आ रहा है कि बुंदेली स्टेटमेंट है। और बुंदेली की प्रसिद्ध लोक गाथा जैसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है। तो मतलब ये 12 प्रश्न अभी विगत वर्ष में पूछे गए, जिनसे देखकर अनुमान लगता है कि मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में ये जो बोलियों का सेगमेंट शामिल किया है, तो उसको पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो ये प्रश्नों को देखकर हमने अपना अनुमान लगाया है कि अब आने वाले समय में कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाषा के बारे में। देखिए, है ना, अब क्रमबद्ध तरीके से हम शुरू कर रहे हैं। ये मॉडल प्रश्न आपका एकदम कंप्लीट हो गया भाई। मॉडल प्रश्न पर हमने चर्चा कर ली। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम भाषा, बोली, उपबोली, विभाषा, उपभाषा और अपभ्रंश को पढ़ेंगे, है ना। और उसके तुरंत बाद हम चारों बोलियों पर आएंगे। ठीक है। बिना इनको पढ़े आप डायरेक्ट बोलियों पर अगर पहुंचते हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाषा जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो आप भाषा में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करना, है ना, अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसे एक बचपन से लेकर अब तक आप लोगों ने एक शब्द काफी सुना होगा, है ना, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है। मैं अगर इसे एकदम स्पष्ट कहूं तो आप ऐसा मान के चलिएगा, भाषा वो है जिसके माध्यम से हम चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, चीजों को व्यक्त करते हैं, है ना। तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। बोले, आप बोले सर ये अभिव्यक्ति क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण जो शब्द है ये कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है। ठीक है। और संप्रेषण आप जानते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं तो अपने भावों को व्यक्त करने के जो तरीके हैं, हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, है ना, बताने का तरीका अच्छा हो। तो संप्रेषण करने का जो तरीका है वही अपने आप में भाषा है। तो हमने लिख दिया कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है या भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अपने भावों यानी जो आपकी फीलिंग्स हैं एवं विचारों, अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका, ठीक है, व्यक्त करने का माध्यम, ये लिख दिया। अब देखिए मैंने इसमें वो कुछ भी नहीं लिखा जो एमपीपीएससी के अलावा परीक्षाओं में काम का है। जैसे मैंने नहीं लिखा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसे एमपीपीएससी को लेना देना नहीं है, वो बात मैं यहां से आपको नहीं बताऊंगा, है ना, कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। इन सब बातों से हमें लेना देना नहीं है। अच्छा, यहां पर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जब भी आप बात करते हो भाषा की, तो मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा आपको जो है वो 3 प्रकार से दिखाई पड़ती है, या मैं एक प्रकार से कहूं भाषा के 3 रूप होते हैं, जिनमें से एक रूप होता है मौखिक, ठीक है, दूसरा जो रूप होता है वो होता है लिखित, ठीक है, और तीसरा जो रूप होता है उसे हम कहते हैं सांकेतिक। शायद बात आप समझ पाए हो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक के बीच का अंतर शायद आप समझ पाए हो। तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर मैं ये अभी जो मैं अपने मुख को एकदम शांत कर दूं, हर चीज आपको लिख कर बताऊं, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित।
और मान लीजिए मैं लिखना कैंसिल करके सिर्फ बोलने पर विश्वास करूं, सिर्फ बोलकर ही समझाऊं, तो कौन सी भाषा है वो? मौखिक। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं कि हम जो है ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और सिग्नल पर जाकर रुक जाते हैं। अब वहां ना तो लिख कर आए स्टॉप, ना किसी ने बोला रुक जाओ, पर बावजूद इसके एक केवल सिग्नल हुआ और उस सिग्नल को देखकर हम रुक गए। स्कूल के समय पर जो विद्यालयों में घंटी बजा करती थी, उसकी आवाज सुनकर हम क्लास छोड़कर उठ के चले जाते थे। कभी बस में जब हम यात्रा करते हैं तो कंडक्टर सीटी बजा करके बस रोक देता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब है सांकेतिक भाषा। मिला जुला करके भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, बिना भाषा के आप बोली नहीं समझ सकते, तो थोड़ा सा धीरज रखिए, एक एक चीज आपकी क्लियर होगी, है ना। हाँ, अब अगर मैं बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ओवरऑल जो लैंग्वेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है वो कितनी है? भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आप भारतीय संविधान आप पढ़ते हैं। जबकि पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो अगर करेक्ट संख्या देखें तो 2796 पूरे विश्व में भाषाएं हैं, लेकिन जिसे हम लगभग 3000 भाषाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भाषा होती है, जो आपको पता होना चाहिए कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका है उसे हम भाषा कह देते हैं। अब मेरा आप लोगों से बस एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, और जो है कि एक महान चित्रकार की एक महान चित्रकारी भी आप इस समय पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलो जैसा भी है, अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। बस मेरा आपसे लोगों से एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि जैसे अगर हम भारत में हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो अगर मैं पंजाब को छोड़ दूं तो हरियाणा से लेकर के राजस्थान पूरा, और इधर मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा को शामिल नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है वो आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं राज्यों के नाम लिखूं जो मैं अपने मैप में बताने की या दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैप शायद उतना अच्छा नहीं बन पाया, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर राज्यों के नाम लिख देता हूँ। अगर मैं 9 राज्यों की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ साथ में दूसरा राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा तीसरे राज्य की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश, और चौथे राज्य की बात करें तो कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, पांचवें राज्य की बात करें तो हिमाचल, और छठे राज्य की बात करें तो हरियाणा। ठीक है, ये 6 राज्य हुए। सातवें राज्य की बात करें तो राजस्थान, आठवें राज्य की बात करें तो बिहार, और 9वें राज्य की बात करें तो झारखंड। गिनती के कितने राज्य हो गए? झारखंड। तो गिनती के ये राज्य कितने हो गए आपके सामने? 9 राज्य, और एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है ना, जिसकी अगर हम बात करें तो कौन सा? नई दिल्ली। ठीक है, तो ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर हिंदी बोली जाती है। तो मेरा आप लोगों से बस एक सिंपल सा सवाल है, और उस सवाल का जवाब आपको अपने पास ही रखना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये पूरा जो क्षेत्र है, क्या इस पूरे क्षेत्र में हिंदी बोलने का तरीका एक जैसा है या हर जगह पर तरीका अलग अलग है? ठीक है, मेरा आप लोगों से सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो विद्यार्थी कितना अवेयर होकर के क्लास को देख रहा है इसकी जानकारी हम लोगों को लग जाती है। तो मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदी बोलने का तरीका एक ही है या हिंदी बोलने के तरीके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होंगे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है जवाब आपने लिख दिया होगा। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये जितना भी आप हिंदी भाषी क्षेत्र को देख रहे हैं, इस हर क्षेत्र में हिंदी बोलने का तरीका अपना अलग अलग है। जैसे आप अपने आप को ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिएगा आप में से कोई है जो बुंदेली बोलता होगा, कोई मेरी क्लास देख रहा है उसमें से कोई बघेली बोलता होगा, कोई मालवी बोलता होगा, कोई निमाड़ी बोलता होगा। भाई खास तौर पर ये 4 में से तो आप कोई ना कोई तो बोलते ही होंगे। मुरैना या भिंड के आसपास का कुछ क्षेत्र है, उनमें से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ब्रज बोलते होंगे। ठीक है, तो अगर आप बुंदेली बोलते हैं, बघेली बोलते हैं, मालवी बोलते हैं, निमाड़ी बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं, गोंडी बोलते हैं, भीली बोलते हैं, आप मान लीजिए इनमें से किसी भी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा अवधी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, मगही बोलते हैं,
आपके अलग अलग क्षेत्रों में जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं वही क्षेत्र की जो लोकल की लैंग्वेज है उसी का तो आप प्रयोग करते हैं अपने घर में। तो यही मेरे सवाल का जवाब है। निश्चित रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है और हमने क्लास की शुरुआत भी ऐसे ही की थी कि 1 कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले बानी, यानी कि वाणी, यानी बोली। यानी अलग अलग क्षेत्रों में बोलने का तरीका अलग अलग है और इन्हीं अलग अलग तरीके से बोले जाने वाला जो तरीका है उसी को कहते हैं बोली। बात समझ पाए? किसी एक भाषा को बोलने की जो क्षेत्रीय अभिव्यक्ति है, उसका जो क्षेत्रीय प्रारूप है, उसे बोली कहते हैं। अरे ये तो पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है, पर इन 9 राज्यों के जो लोग हैं ना, वो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने पूर्वजों के द्वारा सिखाए हुए उच्चारण के हिसाब से, अपने पूर्वजों के सिखाए हुए शब्दों के उच्चारण के माध्यम से वे अपनी अपनी बोलियों में लगातार जो है वही बोली का प्रयोग कर रहा है जो उसे उसके पूर्वजों ने सिखाई है। उन्हीं को बोली कहते हैं। ये केवल हिंदी पे ये बात लागू नहीं होती। अगर मान लीजिए मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के मराठी बोलने का तरीका हर जगह पर अपना खुद का अलग अलग होगा। मुंबई के लोग अलग प्रकार से मराठी बोलेंगे, नागपुर के लोग अलग प्रकार से मराठी बोलेंगे, कोल्हापुर के लोग अलग प्रकार से मराठी बोलेंगे। ठीक है, ऐसी केरल में जो लैंग्वेज बोली जाती है मलयालम, तो मलयाली बोलने का तरीका भी अपना अलग अलग होगा निश्चित रूप से। कोच्चि को लोग अलग प्रकार से बोलते होंगे, त्रिवेंद्रम के लोग अलग प्रकार से बोलते होंगे, क्योंकि भाई व्यक्ति का स्वभाव है कि जिस क्षेत्र में पलेगा बढ़ेगा वह उसी क्षेत्र की मर्यादाओं को, उसी क्षेत्र के कल्चर को और उसी क्षेत्र की बोली का या उसी क्षेत्र की वाणी का प्रयोग करेगा। तो मैं कहूं तो बोली किसे कहते हैं, ठीक है, और इसका भाषा से क्या विभेद है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मैं कहूंगा कि भाषा का क्षेत्रीय प्रारूप, ठीक है, भाषा का क्षेत्रीय प्रारूप बोली कहलाता है। बोली कहलाता है, ध्यान से पढ़ना, भाषा का क्षेत्रीय प्रारूप बोली कहलाता है, ठीक है। अथवा करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, भाषा की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति, भाषा की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति बोली कहलाती है, बोली कहलाती है, ठीक है, कहलाती है, भाषा की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति बोली कहलाती है। ठीक है भाई, ये बात हमको समझ में आ गई है। बोले अंतर क्या है भाषा और बोली में? अगर अंतर की बात करें तो अंतर क्या क्या है, तो देखिए बहुत आसान सा अंतर है। एक तरफ मान लीजिए मैंने कहा लिख दिया बोली और एक तरफ लिख दिया मैंने भाषा, और मैं अगर दोनों के अंतर की बात करूं तो यहां पर सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो है बोली। ये सीमित क्षेत्र है भाई, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा जो है वो व्यापक क्षेत्र में उच्चारित की जाती है। इस टॉपिक को आप अपने निबंध में, यानी कि अभी अगर पिछले वर्ष के निबंध देखें तो हिंदी और वैश्वीकरण और राजभाषा और राष्ट्रभाषा जैसे मुद्दों से आप जोड़ करके इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दूसरा मैं बता देता हूं, बोली जो है यहां पर व्याकरण आवश्यक नहीं, ठीक है, बोली व्याकरण के अनुसार नहीं चलती, ठीक है। आप जो लोकल में बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी बोलते हैं तो वहां ग्रामेटिकल एरर जो आप करते हैं वो सब चलेंगे। और भाषा में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर व्याकरण का महत्व होता है। तो 2 अंतर तो ये हो गए। और तीसरा और महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बता देता हूं, बोली को प्रायः अमानक माना जाता है, इसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, सरकार मान्यता कम देती है। कहने का मतलब है कि अगर आप थाने में पहुंच रहे हैं या अपनी एफआईआर करा रहे हैं तो कराने को आपको बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन जब वहां कागजी कार्यवाही होती है तो अक्सर वो भाषा में होती है, जिसे हम स्टैंडर्ड या खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है। और जबकि अगर मैं बात करूं तो भाषा जो है ये अपने आप में मानी जाती है मानक, स्टैंडर्ड मानी जाती है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा अंतर अगर मैं बात करूं तो यह है कि बोली जो है वो अपनत्व का प्रतीक है। जहां हम अपने लोग मिलते हैं ना तो बिना एक्टिंग किए अपनी बोली में बात कर पाते हैं, है ना, जिस में आप शुरुआत से बात कर रहे हैं खुलकर बात कर पाते हैं। जबकि भाषा जो है ये औपचारिकता का प्रतीक है, जहां पर
फॉर्मेलिटीज हैं, जहां पर बहुत ज्यादा अपनापन नहीं है, जहां पर काम विभागीय है, सरकारी है, या औपचारिक अभिव्यक्तियां जहां करनी है, तो वहां पर व्यक्ति जो है भाषा का प्रयोग करता है। अंतर इस बात से लगा लीजिए कि आप जब क्लासरूम में होते हैं तब आपकी बोलने का तरीका क्या होता है, और जब आप घर पर होते हैं तो आपकी बोलने का तरीका क्या होता है। और अगर आपका जो बोलने का तरीका यहां पर है, क्लास में है, और वही बोलने का तरीका आपका घर में है, अपने दोस्तों में है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अपनत्व का अभाव है। ये चिंता करने वाली बात है। चलिए देखिए, तो हमने ये बोली के बारे में बताया कि अच्छा इन्हें हम कहते हैं बोलियां। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि चलिए आपने ये तो बता दिया कि ये बोलियां हैं, तो अब हमें भारत की सभी बोलियों से लेना देना नहीं है। हमें आप ये तो बताइए कम से कम कि आखिर जो हमारी हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा की कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं। हिंदी भाषा की बोलियों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों की अगर मैं बात करूं तो संख्या को लेकर के हमेशा भिन्नता रहती है। कोई 17 मानता है, कोई 18 मानता है, कोई 19 मानता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है लोग अलग अलग तरीके से बोलियों की संख्या मानते हैं। सटीक उत्तर क्या होगा मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। देखिए, अगर मैं हिंदी भाषा की बोलियों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बार कोशिश करता हूं कि एक बार मैप के माध्यम से भी आपको बोलियां मैं थोड़ी थोड़ी समझाता चलूं। ठीक है, बाकी जो जैसा होगा वैसा हम करते चले जाएंगे, है ना। देखिए, अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो आपको मैंने राज्यों के बारे में बताया ही है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं बिहार से शुरू करना चाहूंगा। अगर आप बिहार का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 बोलियां मिल जाती हैं। मैं तीनों बोलियों के नाम मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं। सबसे पहले बिहारी हिंदी। अगर बिहार में हिंदी बोलने का तरीका आप देखेंगे तो आपको 3 प्रकार की बोलियां मिलती हैं, जिनमें से पहला जो नाम है वो है आपके सामने भोजपुरी। ठीक है, दूसरा जो नाम है वो है आपके सामने कौन सा, मैथिली। धुबियन का कुत्तन घर गई न घाट गई, इस प्रकार से बोला जाता है। भोजपुरी गाने आपने काफी सुने होंगे। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, और तीसरा जो है वो होती है आपकी बोली कौन सी, मगही। देखिए, 3 बोलियां तो आपके सामने हो गई। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, मगही। मैं आपको हिंदी की सारी बोलियां बता रहा हूं कि हिंदी को बोलने के कितने तरीके हैं, और उनमें से हमारी बोलियां कहाँ सस्टेन करती हैं, कहाँ जो है उनका स्थान एक निश्चित है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, फिर हम देखते हैं भोजपुरी, माफ कीजिए, बिहारी हिंदी के बाद ये जो हिमाचल हरियाणा वाला एरिया है, तो माफ कीजिए हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो एरिया है, यहाँ हिंदी बोलने का जो तरीका है जिसे कहा जाता है पहाड़ी हिंदी क्षेत्र। और पहाड़ी हिंदी की जब मैं बात करता हूं तो पहाड़ी हिंदी के क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती हैं उनके नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके सामने, जिनमें से कुमायूं हिमालय का क्षेत्र जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो वहां बोली जाती है कुमायूनी। गढ़वाल जो हिमालय का क्षेत्र है वहां जो बोली प्रयोग की जाती है उस बोली का नाम है गढ़वाली। ठीक है, और नेपाल हिमालय का जो क्षेत्र है उस बोली को कहा जाता है कौन सी बोली भाई, नेपाली बोली उसे कहा जाता है। ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा फिर अगर मैं बात करूं तो अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर चलते हैं अपने राजस्थान की तरफ। और राजस्थान में अगर आप हिंदी का क्षेत्र अगर तलाशते हैं तो राजस्थान में हिंदी का जो क्षेत्र है मैंने इसको नाम दे दिया राजस्थानी हिंदी। और राजस्थान में जो हिंदी बोलने के जो स्टाइल है, राजस्थान में जो हिंदी बोलने का जो तरीका है, उनमें से एक का नाम है जयपुरी। ठीक है, दूसरे तरीके का नाम है मारवाड़ी, यानी जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र है उसे हम मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक नाम है मेवात। राजस्थान में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, अगर मैं जिलों की बात करूं तो चूरू, अलवर, झुंझुनू, जयपुर से आगे की तरफ जो जिले पड़ते हैं हरियाणा के बॉर्डर पर, उस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में बुंदेली, बघेलखंड में बघेली और मालवा में मालवी, उसी प्रकार से मेवात क्षेत्र में जो बोली प्रयोग की जाती है उसका नाम है मेवाती। ठीक है, तो मेवात एक क्षेत्र है और वहां जो भी कल्चर होगा या वहां जो भी बोली होगी उसे क्या बोलेंगे, मेवाती। और साथ साथ में राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन सी, आपकी मालवी, जिसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझना। अब आपके मन में बात आएगा कि सर ये मालवा जो है ये तो राजस्थान में है ही नहीं, तो फिर हम इसे राजस्थानी हिंदी में क्यों शामिल कर रहे हैं। याद रखिएगा, राजस्थान अपने आप में कल्चर का नाम भी है। आप जानते हैं कि बोलियां तब से भी बोली जा रही हैं जब देश आजाद भी नहीं हुआ था।
बोलियां तब भी बोली जा रही थी जब देश में राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था। तो मैं अगर कहूं कि जो भारत में मालवा का जो क्षेत्र है, यहाँ की भाषाई संस्कृति पर जो प्रभाव है वो राजस्थान की बोलियों का है। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में लड़के के लिए छोरा, लड़की के लिए छोरी, ब्याह आदि के लिए गौना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक वही टर्मिनोलॉजी, ठीक वही शब्द हमारे मालवा रीजन में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसी कारण से मालवी बोली को राजस्थानी हिंदी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूँ, क्षेत्र को कहते हैं राजस्थानी हिंदी का क्षेत्र। इसके अलावा और अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है, जिसे अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, ये हिंदी का पूर्वी क्षेत्र है। इसी कारण से क्षेत्र को पूर्वी हिंदी कहते हैं। अब पूर्वी हिंदी के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, तो इस क्षेत्र को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं अपनी ओर से तो आपको बताऊंगा ही, और मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वो जो है मध्य प्रदेश के मैप से तो सभी परिचित रहते ही हैं। तो आपको शायद पता होगा कि ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, और ये यहाँ पर आपका यूपी लगता है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ होगा, और यहाँ पर आपका बघेलखंड हो गया। तो ये जो मैं यहाँ पर सर्कल बनाया हूं, तो यही मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर बन जाए, जो कि बहुत स्पष्ट नहीं बन पाया। और गूगल के कॉपी पेस्ट में मैं थोड़ा सा कम विश्वास रखता हूँ, है ना। हालांकि जानकारियां गूगल से मैं जुटाता हूं, लेकिन मैपिंग वगैरह उतनी प्रॉपर मिल भी नहीं पाती है, तो सोचा कि डायरेक्ट ही बता दूंगा। देखो समझो, अब ये जो क्षेत्र है इसे हमने कहा पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। तो निश्चित रूप से जो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है वहां बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनमें मैं नाम लिख रहा हूं। यहाँ जो बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनमें मैं नाम लिख रहा हूं। एक तो नाम आएगा आपके सामने कौन सा, अवधी, ठीक है। एक नाम कौन सा आएगा आपके सामने, बघेली। और एक नाम कौन सा आएगा भाई आप लोगों के सामने, वो आएगा छत्तीसगढ़ी, जिसे हम उकार बहुला कहते हैं, क्योंकि अंत में जो है वो ऊ शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, आऊ जाऊ खाऊ इस टाइप से, इसलिए ऊ की ध्वनि ज्यादा आती है, इसलिए छत्तीसगढ़ी को कई लोग उकार बहुला भी कहते हैं। तो भाई ठीक है। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो ये जो भी मैंने राजस्थान काफी बड़ा सा कर दिया, बाकी अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र को हम नाम दे सकते हैं पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र। और पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र अगर मैं नाम दूं तो मैं आपको बता देता हूं, ये रहा पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र आपका पश्चिमी हिंदी का हो गया। अब पश्चिमी हिंदी का जब जो क्षेत्र हुआ है तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि बुंदेली बोली बुंदेलखंड में आ जाएगी, इधर आपका ब्रज बोली आ जाएगी, बाकी ऊपर की ओर हरियाणा तक ये क्षेत्र पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी के नाम लिख देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली थी, छत्तीसगढ़ी। और साथ ही साथ मैं अब इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अन्य बोलियों के, जिनमें से 14वें नंबर पे मैं नाम लिखने जा रहा हूं। किस बोली का, बुंदेली का। एक नाम मैं कौन सा लिखने जा रहा हूं, बुंदेली के बाद में किसका, ब्रज का। ब्रज के बाद में अगर आप देखोगे तो हरियाणा के आसपास जब पहुंचेंगे तो वहां जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है हरियाणवी। आप लोगों ने, है ना, विवाह के समय पर सपना चौधरी के गाने काफी सुने होंगे, तो निश्चित रूप से वो हरियाणवी बोली के अंतर्गत वो गाने बोले जाते हैं। तो हरियाणवी बोली का एक और अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं बांगरू, जो आप लोगों को याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो दिल्ली के आसपास जो मेन बोली बोली जाती है उसका नाम है कौरवी या खड़ी बोली। अगर मैं दिल्ली में खड़ा हुआ हूं और दिल्ली के किसी लोकल के व्यक्ति से बात करूंगा तो वह इस बोली के अंतर्गत बात करेगा। तो ये 17 बोलियां तो आपके सामने आ ही गई हैं, है ना। जयपुरी, मैथिली, है ना, भोजपुरी, मैथिली और मगही, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, और इधर कौन सी हो गई आपकी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बुंदेली, ब्रज, बांगरू, कौरवी, और एक साथ साथ में कन्नौज के आसपास जो बोली बोली जाती है उसका नाम है कन्नौजी। कन्नौज उत्तर प्रदेश, रामगंगा नदी के तट के आसपास। यानी कि ये 18 बोलियों के नाम तो मैंने आपके सामने लिख दिए। अब मैंने कहा कोई 17 मानता है, क्यों भाई, क्योंकि क्या है कि बाकी लोग 17 मानते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो नेपाल के बॉर्डर की हिंदी को 18वीं बोली मान लेते हैं। और किसी ने बोला सर 19, तो 19 तो आपने बताया नहीं। तो कई लोग क्या है कि भाई निमाड़ी बोली को स्वतंत्र बोली मान लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध लेखक है जिनका नाम है आचार्य धीरेन्द्र वर्मा जी, तो वो निमाड़ी को इंडिपेंडेंट बोली नहीं मानते, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी बोलियों की सूची में निमाड़ी को एक बोली के रूप में माना है, इसलिए हम निमाड़ी को स्वतंत्र बोली मान रहे हैं। शायद बात आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से
भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में बोलियों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी को बोलने के ये तरीके भारत में प्रचलित हैं। अब जरा सोचिए कि मैं इतनी देर से जो कुछ बोल रहा हूं वो इन 18 या 19 तरीकों में से कौन से तरीके में बात कर रहा हूं, ये भी तो अपने आप में एक सवाल उठता है। मैं किस बोली का प्रयोग कर रहा हूं? क्या मैं अवधी बोल रहा हूं? क्या मैं बघेली बोल रहा हूं? क्या मैं बुंदेली बोल रहा हूं? क्या मैं ब्रज बोल रहा हूं? क्या मैं मालवी बोल रहा हूं? क्या मैं हरियाणवी बोल रहा हूं? तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग लगभग जो है 40 मिनट के आसपास से जो मैं बोल रहा हूं ना, वह बोली है अपने आप में। कौन सी बोली है? वह बोली है अपने आप में कौरवी या खड़ी बोली। अब आप सोचेंगे सर कौरवी या खड़ी बोली आप कैसे बोल रहे हो? इस बात की क्या गारंटी है कि आप कौरवी या खड़ी बोली बोल रहे हो? तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि कौरवी या खड़ी बोली ही मैं बोल रहा हूं। और इस बात की जो मैं पुख्ता गारंटी अगर आपको दूं तो ये गारंटी है कि देखिए क्या होता है कि हिंदी किसी भी भाषा को बोलने के कई तरीके हैं। किसी भी भाषा को बोलने के कई तरीके हैं और आप अच्छे से समझते हैं कि उन सभी तरीकों में से सरकार एक ही तरीके में काम कर सकती है, सारे तरीकों में तो काम नहीं कर सकती। जरा सोचिए 14 सितंबर 1949 भारत के संविधान में यह तय किया जाना था कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बनेगी, राजकीय भाषा क्या बनेगी, सरकारी भाषा क्या बनेगी, किस भाषा में कामकाज होगा। जरा सोचिए नेशनल लैंग्वेज की तो स्थिति देश में बनी ही नहीं पाई, क्योंकि देश एक और भाषाएं अनेक। तो किसे नेशनल लैंग्वेज बनाए? तो नेशनल लैंग्वेज हम नहीं बना पाए। भारत में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। फिर सोचा कि कामकाज किस भाषा में करेंगे, तब तय हुआ कि कामकाज करेंगे हिंदी भाषा में, हालांकि सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी बनी रहेगी। तो चलिए तय हो गया कि हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हिंदी बोलने के तो इतने सारे तरीके हैं। अगर जरा सोचिए ब्रज को हिंदी, सरकारी हिंदी बना दिया जाता तो आज मैं क्लास में खड़े होकर के ब्रज में बात कर रहा होता, आपकी क्लास के नोट्स ब्रज में होते, प्रधानमंत्री का भाषण ब्रज में होता, सब कुछ ब्रज में चलाता, न्यूज़पेपर ब्रज में आता, लिख कर आता, एक्सीडेंट होगा 3 मोड़ा मर गए। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से भाषा होती। अगर मान लीजिए कि ऐसा कहीं होता कि मालवी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते तो न्यूज़पेपर से लेकर के क्लास की टीचर तक की लैंग्वेज मालवी होती। सरकार ने इन 18 बोलियों में से एक बोली के महत्व को समझा। सरकार ने कहा इन 18 बोलियों में से कौन सी बोली है जो इस समय देश में सबसे ज्यादा चल रही है। और चूंकि उस दौर में भारत के साहित्यकारों के द्वारा न्यूज़पेपर के अंतर्गत अगर कोई बोली का शासन चल रहा था तो वो बोली का नाम क्या था? कौरवी या खड़ी बोली। स्टैंडर्ड कवियों ने मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि और कवित्रियां हुई, उन्होंने कौरवी या खड़ी बोली का प्रयोग किया। हालांकि यह बोली अमीर खुसरो के समय से भारत में बोली जा रही है, जिसका एक प्रसिद्ध जो है कथन है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल घूमे मोती उसमें एक ना गिरा। आसमान के लिए जो पहेली उसने बनाई। तो अमीर खुसरो के समय से इस बोली का प्रयोग देखने को मिल रहा है। क्योंकि कृष्ण भक्तों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया या ब्रज बोली का प्रयोग किया, लोग उसे ब्रज भाषा कह देते हैं। राम भक्तों ने अवधी का प्रयोग किया, लेकिन ब्रज बोली या ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति के साथ ही सीमित हो गई। अवधी जो है वो राम भक्ति के साथ सीमित हो गई, लेकिन खड़ी बोली बन चुकी थी जन सामान्य की भाषा। ज्यादा से ज्यादा लोग कौरवी या खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे। परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1949 के दिन जब हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया तो उस राजभाषा में से जब इन 18, 19, 17 बोलियों में से एक को चुनना था तो सरकार ने सुना कौरवी या खड़ी बोली को। इसलिए आप और मैं और हम लोगों के माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, सबके सब अपनी लोकल की बोली बोलें, वो एक अलग बात है, लेकिन कौरवी बोलना हम हर बच्चे को सिखा देते हैं। छोटा सा बच्चा जब अपनी मां से जाकर के अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता है ना,
मालवी बोलने वाला बच्चा, बुंदेली बोलने वाला बच्चा, बघेली बोलने वाला बच्चा, तो माता पिता उसको थोड़ा सा डांटते फटकारते हैं और कहते हैं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोला करो। तो ये जो बचपन से आपको बोलना सिखाया गया, वो कौन सी बोली बोलना सिखाई गई आपको? कौरवी। एक बच्चे ने कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज में माँ से खाना मांगा, लेकिन माँ ने बोला कि नहीं बेटा ऐसे नहीं मांगते, ऐसे मांगा करो, माँ मुझे खाना खाना है ना। मतलब खड़ी बोली को भारत में प्रचारित करने का श्रेय हम मूल रूप से सरकार को देते हैं। तो इन सभी बोलियों में से सबसे महत्वपूर्ण बोली तो कौरवी या खड़ी बोली। खड़ी बोली का मतलब ये मत समझो कि बोली खड़ी होगी, न ये समझो कि इसमें तू तड़ाक की भाषा होगी। खड़ी बोली वो है जिसमें नोट्स बनते हैं, खड़ी बोली वो है जिसमें प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, खड़ी बोली वो है जिसमें संविधान लिखा गया है, या मैं कहूं बाद में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। खड़ी बोली वो है जिसमें बॉलीवुड अपनी फिल्में बनाता है। खड़ी बोली वो है जिसमें गाने और भजन अक्सर देखने को मिलते हैं। खड़ी बोली वो है जिसमें भारत के प्रतिनिधि भारत के बाहर भी जिस भाषा के रूप में हिंदी को पहचान दिलाते हैं। तो खड़ी बोली हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप सभी जानते हैं हमारे सिलेबस का जो हिस्सा वाली जो बोलियां हैं, उन बोलियों में एक तो आपके सामने शामिल है बुंदेली, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इन सभी बोलियों में से एक बोली जो हमारे हिस्से में शामिल है वो है निमाड़ी। एक बोली जो इन सभी बोलियों में शामिल है वो है कौन सी? आपकी मालवी। ठीक है, ये बोली शामिल है 1 2 3। और चौथी जो बोली शामिल है वो कौन सी है? बघेली। तो 4 बोलियों को हमको पढ़ना है, बाकी बोलियों से हमें लेना देना नहीं है। उम्मीद है बोलियों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम जानते हैं कि उपबोली क्या है। ये जो बहुत देर से आपके दिमाग में चल रहा है ना, बोले सर गोंडी कहां गई, भीली कहां गई, हाड़ौती कहां गई, मेवाड़ी कहां गई, अहिराई कहां गई, जाटू कहां गई, ये सब कहां चली गई? तो मैं ये कहूंगा कि अब जिन्हें आप अन्य बोलियां मान रहे हैं वे कायदे से बोली नहीं, वे कायदे से है उपबोली। कहने का मतलब क्या हुआ तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि बोलियों का क्षेत्रीय स्वरूप, मैंने लिखा बोलियों का क्षेत्रीय प्रारूप, या तो मैं ऐसा लिख दूं जैसे भाषा का बोलने का तरीका बोली कहलाता है, या मैं अथवा करके ऐसा लिख सकता हूं अति सीमित क्षेत्र में, अति सीमित क्षेत्र में। ठीक है, अति सीमित क्षेत्र में, बोलियों से भी कम क्षेत्र, 1 या 2 जिले तक मैक्सिमम, 2 जिले से ज्यादा तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अति सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली मौखिक अभिव्यक्ति, बोले जाने वाली मौखिक अभिव्यक्ति, अति सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति, अति सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली मौखिक अभिव्यक्ति उपबोली कहलाती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं, कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने एक लिखी, मान लो हिंदी। आप सभी जानते हैं कि हिंदी अपने आप में एक भाषा है, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है, और हिंदी बोलने के कई तरीकों में से एक तरीका शामिल है आपके सामने, कौन सा? बुंदेली। ठीक है, तो बुंदेली को हम अपने आप में क्या कह देते हैं कि भाई बुंदेली अपने आप में बोली है। लेकिन क्या समूचा बुंदेलखंड, ये जो क्षेत्र है, समूचा जो बुंदेलखंड है, तो क्या ये समूचा बुंदेलखंड एक जैसी बोली बोलता है? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, बुंदेलखंड छोड़िए मालवा देख लीजिए, मालवा छोड़िए निमाड़ देख लीजिए, निमाड़ छोड़िए ब्रजभूमि देख लीजिए, उसे भी छोड़िए बघेलखंड देख लीजिए। हर एक जगह पर एक ही बोली को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बुंदेलखंड में जो यादव या अहीर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बोलने का तरीका अलग है। अब ये मत कहिएगा कि सर अहिराई तो गायन होता है कि नृत्य होता है, बिल्कुल। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो बुंदेलखंड के आसपास अगर आप देखेंगे, बुंदेलखंड और ब्रज से मिश्रित जो क्षेत्र है, मुरैना के आसपास जो तोमर जाति के राजपूत है, उनके द्वारा बोले जाने वाली जो एक अलग स्टाइल है, जहां रुपया को या पैसा को रुपया कहा जाता है, तो तमरघार में एक अलग बोलने का तरीका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टीकमगढ़ के आसपास बोलने का तरीका अलग है।
टीकमगढ़ के आसपास बोलने का तरीका अपने आप में काफी अलग देखने को मिलता है। इसके अलावा बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, या मैं कहूं बुंदेलखंड की यहां तक कि कुछ तहसीलों में बोलने का तरीका अपने आप में काफी अलग माना जाता है। इसी को कहा जाता है अपने आप में क्या, उपबोली। कुल मिलाकर बोलियों के जो नाम थे उनके अलावा बोलने के जो कुछ भी तरीके हैं उन्हें उपबोली कहते हैं। एक और एग्जांपल देकर के बताता हूं। जैसे मान लीजिए मालवी अपने आप में आपके सामने एक बोली है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मालवा क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो रतलाम के लोग अलग प्रकार से बोलते हैं, इंदौर के लोग अलग प्रकार से बोलते हैं, सेंधवा के आसपास के लोग अलग प्रकार से बोलते हैं, जंगल के आसपास के लोग जो है वो अलग प्रकार से बोलते हैं, और भील जो जाति के लोग हैं वो अलग प्रकार से बोलते हैं। तो ये सारे तरीके अपने आप में क्या कहलाएंगे, उपबोली। कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा को बोलने के विभिन्न प्रारूप अगर बोली है तो एक बोली को बोलने के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं, उपबोली। भाषा का क्षेत्र बड़ा है, बोली का क्षेत्र तुलनात्मक छोटा है, तो उपबोली का क्षेत्र तो और भी छोटा है। बिल्कुल सही बात है। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी। वाणी मतलब वाणी, तो 4 कोस पर ही बदल जाए वो वाणी, उसी को कहीं ना कहीं क्या कहा जा रहा है, उपबोली। तो मुझे लगता है कि उपबोली का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहा होगा। ये जो निमाड़ी को लेकर जो विवाद है ना 17, 18, 19 वाला, वो यही है। कई लोग कहते हैं कि निमाड़ी जो है ये मालवा की ही बेटी है, यानी मालवी बोली की ही उपबोली है। वो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, बेटी अब बड़ी हो गई है, अब वो बेटी नहीं रही, मतलब निमाड़ी का अपना एक अलग अस्तित्व है, इसे मालवा से अलग मानो। तो लेखकों के विवाद हैं, इसी कारण से बोलियों की संख्या फिक्स नहीं हो पाई। अब राजस्थान में भी देखेंगे तो ये राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है कोटा 12 झालावाड़ वाला, यहां बोली बोलने का तरीका क्या है, हाड़ौती। तो हाड़ौती क्योंकि हाड़ा राजपूतों का अधिकार रहा, तो वो आपके और मेरे लिए उपबोली है। लेकिन राजस्थान के लोगों से कब बोले नहीं नहीं ये हमारी अलग बोली है। तो एक बोलने का तरीका है, कोई उसे बोली मान लेता है, कोई उपबोली मान लेता है। आप बताइए, गोंडी आप और हम मानेंगे क्या, उपबोली। लेकिन आप जब एमपीजी के पढ़ने बैठेंगे तो गोंडी क्या मिलेगी आपको, बोली। पर है तो गोंड कम्युनिटी के द्वारा बोलने का तरीका गोंडी कहलाया। तो किसे बोली माने किसे उपबोली माने, इसे विद्यार्थियों को कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आप बस इतना मान लीजिएगा, एक बोली के बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसी को हम कहते हैं उपबोली। और देखिए ये प्रश्न तो ऑलरेडी पूछा हुआ है 2024 में, मैं आपको याद दिला देता हूं। ये देखो लिखा हुआ है, मालवी की 2 बोलियों के नाम लिखो। कुछ मत करो, जिले का नाम लिखो और उसी का एडजेक्टिव बना दो। इंदौर का इंदौरी बना दो और रतलाम का रतलामी बना दो, गलत नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। ये आपका मैंने हिंदी भाषा क्या है ये बता दिया, बोली क्या है ये बता दिया, उपबोली क्या है ये बता दिया। अब हम बढ़ते हैं विभाषा की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझना, सारे कॉन्सेप्ट आपके काम के हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि विभाषा क्या है, तो मैंने यहां पर आपके सामने एक सीधा सा एक फॉर्मूला लिख दिया कि बोली का जो प्लस वर्जन है उसे विभाषा कह सकते हैं। आप बोले कैसे, तो मैं बता देता हूं। वे बोलियां जिनमें साहित्य का सृजन या मैं कहूं निर्माण, ठीक है, साहित्य का सृजन या मैं कहूं लेखन हुआ है। वे बोलियां जिनमें साहित्य का लेखन हुआ है, ठीक है, अथवा ऐसे भी लिख सकता हूं, वे बोलियां जिनमें समृद्ध साहित्य प्राप्त होता है, साहित्य प्राप्त होता है, मतलब ऐसी बोलियां जिनमें समृद्ध साहित्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि हिंदी की ये जो 18 बोलियां हैं आपके सामने, इनमें से जरा सोचकर देखिएगा कि कौन कौन सी ऐसी बोली हैं जिनमें लिटरेचर काफी प्रसिद्ध हुआ है, जिनमें लिखा बहुत अच्छा गया है। तो देखिए भोजपुरी में कोई बहुत अच्छा नहीं है, मैथिली में कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, मगही में कुछ नहीं मिलता, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली में भी कोई बहुत अच्छा राइटर पैदा नहीं हुआ। अरे भाई तुलसीदास जी कुमायूं हिमालय क्षेत्र में थोड़ी ना पैदा हुए,
सूरदास गढ़वाल क्षेत्र में थोड़ी ना पैदा हुए। जरा अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे कि भाई हर एक हम बोली को ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो बोली है ये अपने आप में काफी प्रसिद्ध रही है। अगर मैं इन बोलियों में ढूंढूं तो आप सब जानते हैं केशव दास जैसे लोगों ने, है ना, महाकवि केशव दास जैसे लोगों ने बुंदेली का नाम ऊंचा कर दिया। वहीं अगर आप देखोगे तो मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों ने कौरवी का नाम ऊंचा कर दिया। वहीं आप देखोगे सूरदास जैसे लोगों ने ब्रज का नाम ऊंचा कर दिया। लेकिन बघेली में कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं हुआ, मालवा में ऐसा कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं हुआ जो इंडिया लेवल पर जिसको जाना जाता हो। तो भाई अब हम विभाषा किसे कहें? तो भाई सिंपल सी बात है कि वे बोलियां जिनमें साहित्य का सृजन हुआ है, वे बोलियां जिनमें प्रसिद्ध साहित्य प्राप्त होता है, उन बोलियों को विभाषा कह सकते हैं। और अगर मैं प्रमुख विभाषाओं की बात करूं तो मेरी नजर में अवधी अपने आप में एक प्रसिद्ध विभाषा है, या मैं कहूं अवधी बोली से भी एक बढ़कर है, क्योंकि अवधी में लिखा गया मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत, और अवधी में लिखा गया श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, और वो रामचरितमानस नाम का ग्रंथ हर हिंदू परिवार में, हर घर में और हर मंदिर पर पहुंचा। परिणाम स्वरूप चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, उसके विस्तार के साथ साथ में वो भाषा किताबों के साथ साथ में अवध भूमि से निकल करके और भी भारत में पहुंची। इस कारण से अवधी को विभाषा कहा गया। ब्रज का भी काफी फैला हुआ काफी प्रसिद्ध लेखन मिलता है, खड़ी बोली में काफी प्रसिद्ध लेखन मिलता है, तो हम इन बोलियों को कह सकते हैं कि ये विभाषा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल के दिन मान लीजिए 3 मार्कर में आया कि बुंदेली बोली को समझा, बुंदेली बोली की विशेषताएं बताइए, तो एक विशेषता आप बता सकते हो कि बुंदेली को विभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह हो सकता है कि 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की किन बोलियों को विभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो मध्य प्रदेश की बोलियों में से अगर देखा जाए तो बुंदेली को और ब्रज को, दोनों को विभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि लिटरेचर बुंदेली में भी है, ब्रज में भी है। अवधी चूंकि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, खड़ी बोली जो है प्राय है, अब तो हम सभी बोल रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली के आसपास क्षेत्र में मूल रूप से बोली जाती है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया। व्यापक क्षेत्र में अगर बोली जा रही है, सिमिलरिटी है, तो हमने उसको भाषा कह दिया। हालांकि ध्यान रखना, भाषा वैज्ञानिकों के नजरिए से मैथिली जो है वो हिंदी का ही एक हिस्सा है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार मैथिली अपने आप में एक अलग भाषा है। ये तो ठीक वही बात हो गई कि मध्य प्रदेश में गोंडी को अलग बोली मान रहे हैं, लेकिन हम उसे बोली ना मानते हुए उपबोली मान रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश निमाड़ी को बोली मान रहा है, पर पूरा भारत निमाड़ी को मालवी बोली की ही छोटी बहन, बेटी या उपबोली मान रहा है। शायद बात समझ पाए होंगे। तो मैंने कहा बोलने का क्षेत्र व्यापक है, व्याकरण का प्रयोग करता है, उसे हम कहते हैं भाषा। और एक भाषा को बोलने के जो अलग अलग क्षेत्रीय प्रारूप हैं उसे हम क्या कहते हैं? बोली। और एक बोली को अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलने का जो तरीका है उसे कहते हैं उपबोली। और जिन बोलियों में प्रसिद्ध साहित्य लिख जाए उन्हें कहते हैं विभाषा। अब आते हैं उपभाषा की तरफ। मैं सिंपल सी बात करूंगा, उपभाषा क्या है तो मैं यहां पर बता देता हूं। बोलियों का चूंकि बहुवचन करेंगे तो ला पर मात्रा छोटी हो जाएगी। बोलियों का वर्गीकरण, बोलियों का वर्गीकरण, या तो आप ऐसा कह सकते हैं, हालांकि कुछ विद्वान उपभाषा और विभाषा को एक ही मान लेते हैं, पर मैंने कहा ना कुछ विद्वान, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, ठीक है। कुछ विद्वान यहां इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बोलियों का वर्गीकरण, क्षेत्रीय विभाजन बोलियों का, जब हम, और वो भी क्यों करते हैं भाई, मैं ये कहूंगा बोलियों में समानता के आधार पर हम क्षेत्रीय वर्गीकरण कर लेते हैं। समानता के आधार पर आप बोल रहे हैं कि सर समानता के आधार पर क्षेत्रीय वर्गीकरण कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हिंदी की कुल मिलाकर के 5 उपभाषाएं, पांचों के नाम याद कर लेना, जिनमें से पहला नाम है पूर्वी हिंदी। और आप सभी को पता है पूर्वी हिंदी में हमने 3 बोलियां देखी थी, अभी आपको याद हो तो बताइए। आप पूर्वी हिंदी में थी आपकी अवधी, फिर बघेली, फिर छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था
ब्रज, बुंदेली, बांगरू और कौरवी और कन्नौजी। ठीक है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था कुमायूनी और गढ़वाली और नेपाली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपने देखा था भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपने देखा था जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। कुल मिलाकर यह है कि आपने हिंदी को अलग अलग 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिन्हें हमने नाम दे दिया उपभाषा। अब आप सब लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। पश्चिमी हिंदी में देखो, पूर्वी हिंदी में वैसे 3 बोलियां हैं, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। पर हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ लेना देना है यहां पर बघेली से, जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली अकेली ऐसी बोली है जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पहाड़ी हिंदी में से कुछ हमारे हिस्से में नहीं है। और राजस्थानी हिंदी में से अगर मैं बात करूं तो मालवी और साथ साथ में कौन सी, निमाड़ी हमारी बोली का, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो इसी वजह से आप एक एक पॉइंट याद रखो। जैसे किसी ने बोला कि बघेली बोली क्या है, तो आप बताएंगे बघेली हिंदी की एक प्रसिद्ध बोली है जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। बुंदेली हिंदी की एक बोली के साथ साथ विभाषा भी है, क्योंकि इसमें साहित्य लिखा गया, इसमें साहित्य प्रसिद्ध नहीं है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली एक प्रसिद्ध बोली एवं विभाषा है। ऐसे ही मालवी और राजस्थानी, माफ कीजिएगा, मालवी और निमाड़ी वे बोलियां हैं जिन्हें राजस्थानी हिंदी में शामिल किया जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो, अगर आपको यहां से याद ना आए तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि मैंने आपको ये सारी बातें यहां समझाई थी। देखो भाई, बिहार का क्षेत्र तो बिहारी हिंदी, पहाड़ का क्षेत्र तो पहाड़ी हिंदी, राजस्थान का क्षेत्र तो राजस्थानी हिंदी, पूर्व का क्षेत्र तो पूर्वी हिंदी और पश्चिम का क्षेत्र तो पश्चिमी हिंदी। तो यही कहलाती हैं आपकी उपभाषाएं। ठीक है। चलिए, तो मिला जुलाकर मैं आपको अभी तक क्या क्या बता चुका हूं। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने का तरीका भाषा कहलाता है। भाषा को बोलने के जो क्षेत्रीय प्रारूप हैं वो बोली कहलाते हैं। बोली को बोलने के जो और छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रारूप हैं उन्हें उपबोली कहते हैं। और वे बोलियां जिनमें या जिन बोलियों का भाग्य था कि जिनमें प्रसिद्ध कवि पैदा हुए और उनमें रचनाएं प्रसिद्ध हो गईं, उन्हें हमने कह दिया अपने आप में क्या, विभाषा। और हमने देखा कि बोलियों का जो वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिकों ने किया है उसे कह दिया उपभाषा। इतना हमने सीख लिया। अब जैसे ही हम बोलियों में आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच में एक शब्द आएगा अपभ्रंश, तो इसे और समझ लीजिए, फिर बोलियां आपके लिए एकदम आसान हो गई। 40 मिनट में सारी बोलियां इसके बाद आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी। 10-10 मिनट एक बोली में लगेगा। देखिए, अपभ्रंश। अपभ्रंश सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये किसी राक्षस का नाम नहीं है, ये किसी त्रिभुज आदि का नाम नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो नाम है अपने आप में वो नाम है एक भाषा का। क्या बोल रहे हैं सर, अपभ्रंश अपने आप में एक भाषा है? बिल्कुल हाँ, अपभ्रंश अपने आप में एक भाषा है। आप बोलेंगे अपभ्रंश कैसी भाषा है? अरे भाई, मेरा ऐसा मानना है, जिस प्रकार से संस्कृत एक भाषा है, जिस प्रकार से पाली अपने आप में एक भाषा है, जिस प्रकार से प्राकृत अपने आप में एक भाषा है, जिस प्रकार से हिंदी अपने आप में एक भाषा है, उसी प्रकार से अपभ्रंश भी अपने आप में एक भाषा है। आप बोलेंगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ सर, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। तो देखो सर, थोड़ा सा विस्तार से आपको समझा देते हैं। देखिए भाई, देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात कि आप बोलेंगे सर बार बार भारत का मैप बना करके और जो है पकाने की कोशिश ना करें, लेकिन मैं फिर भी यहां पर अपना काम तो करूंगा ही। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर कहीं, आप मेरी मैपिंग उतनी बेहतर नहीं है लेकिन ठीक है, काम आपका चल जाएगा। यहां कहीं एक देश पड़ता है ईरान, जिसका मतलब है लैंड ऑफ आर्यंस। आर्यों की जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है? ईरान कहा जाता है। ईरान के मध्य एशिया या एशिया माइनर, और इस क्षेत्र का नाम है ब्रांदेस्ताइन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ब्रांदेस्ताइन क्षेत्र, है ना। ब्रांदेस्ताइन क्षेत्र कह लीजिए, या इसको बैक्टीरिया प्रांत भी कहा जाता है। ये भूमि मानी जाती है कि ये आर्यों की मूल भूमि है। और ये जो आर्य थे, या मैं कहूं ये जो आर्य प्रजाति है, इसकी जो मूल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? संस्कृत। यानी कई इतिहासकार दावा करते हैं कि संस्कृत भारत की पहली भाषा नहीं है। भारत में संस्कृत से पहले भी कुछ भाषाएं बोली जाती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की भाषाएं। यहां से क्या हुआ
कि आर्यों का निकलना हुआ साहब। आर्य निकले, दो कबीले बने, एक बना अगर मैं कबीलों की नाम की बात करूं तो दो कबीले थे, एक था सतम और एक था केतुम। और दोनों कबीलों के नाम में से आपको कोई भी नाम याद नहीं करना है क्योंकि ये एमपीपीएससी का हिस्सा नहीं है। दो कबीले निकल करके सामने आए, सतम और केतुम। उनमें से एक कबीला आगे बढ़ा भारत की ओर, और भारत की ओर आकर के ये पूरा की पूरा जो कबीला है वो धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, और इस कबीले ने पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना अधिकार जमाया, या मैं कहूं कि महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से तक ये कबीला पूरा पहुंचा। महाराष्ट्र गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक ये पूरा कबीला पहुंचा, और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है जहां पर आर्यों ने अपना अधिकार जमाया, उस क्षेत्र को कहा गया आर्यावर्त। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा, भारत का एक नाम आर्यावर्त भी मिलता है। अब मैं ये कहूं कि बताइए पूरे आर्यावर्त की भाषा क्या है, तो आप लोगों का निस्संदेह रूप से जो जवाब आएगा कि पूरे आर्यों की जो भाषा है वो है संस्कृत। और ये कब की बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है 1500 ईसा पूर्व की, बिफोर क्राइस्ट। मतलब आर्य भारत में आए हैं और संस्कृत लेकर के आए हैं, जैसा कि वर्णन मिलता है कुछ तथाकथित इतिहासकारों का। ठीक है, ये आपने सुना ही है। ठीक है, चलिए अब आर्य भारत में आ गए हैं, तो आर्यों ने जो बोलना शुरू किया वो संस्कृत है। और संस्कृत में अभी मैं आपको बता देता हूं, प्रारंभ में जो हमने लैंग्वेज बोली वो थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत के बाद जब संस्कृत का स्वरूप बिगड़ा या मैं कहूं गिरा, तब वो कहलाया जाकर के लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत। अगर आपको वैदिक संस्कृत अच्छे से देखना है तो वेदों को देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको लौकिक संस्कृत पढ़ना है तो उपनिषद को पढ़ के देख लीजिए, है ना, और कुछ धर्म ग्रंथों को और देख सकते हैं। फिर लौकिक संस्कृत यानी इस समय तक संस्कृत ब्राह्मण वर्ग की या मैं कहूं कुछ जातियों तक संस्कृत सीमित रह गई, लेकिन आम जनता जिसे प्रॉपर संस्कृत बोलना नहीं आ रहा वो कुछ तो बोलेगा। अगर मैं टाइम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो टेम बोलने का अधिकार तो मेरा है ही कम से कम। तो यहां पर लौकिक संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कहलाया पाली, जिसकी छाप आपको बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ती है। और पाली का बिगड़ा हुआ रूप कहलाया प्राकृत। और प्राकृत जब पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, यश का विलोम अपयश, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, मान का विलोम अपमान, ऐसे ही जब टूटना हो यानी भ्रंश हो, परिवर्तन बहुत आ जाए और गंदे स्तर पर परिवर्तन आ जाए तो उसे कहते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का अपने आप में मतलब ही हुआ अशुद्ध, या मैं कहूं बुरी तरह से विभाजित, बुरी तरह से टूटी हुई भाषा। और अपभ्रंश के बाद जो लैंग्वेज आई उसका नाम आपको याद नहीं करना है, जिसका नाम है अवहट्ट भाषा। और अवहट्ट भाषा के बाद भाषा जो आती है 1000 एडी के आसपास, उस भाषा का नाम होता है हिंदी। यानी हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो हिंदी भाषा है ये पैदा हुई है 1000 ईस्वी में। तो जरा सोचिए, 1000 ईस्वी से हम हिंदी बोल रहे हैं और आज जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो समय है 2025 का। तो हिंदी भाषा को अभी इस भारत में बोले जाते हुए इतना ही वर्षों का समय हुआ है। हिंदी कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है। कोई पूछे हिंदी से पहले क्या बोली जाती थी, अभट, उससे पहले अपभ्रंश, उससे पहले ये, उससे पहले ये, उससे पहले ये, तो हम संस्कृत तक तो पहुंच गए। उसके पहले क्या थी इसका कोई अनुमान हमारे पास नहीं है। अच्छा, पर सर आप अपभ्रंश पर ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? अब एक सवाल आपके मन में अब ये होगा, तो मैं आपको बता देता हूं अपभ्रंश पर मैं ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं। क्योंकि बात समझिए, जिस प्रकार से एक भाई का नाम है ए और एक भाई का नाम है बी, ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों ही भाई एक दूसरे से 25 सालों के लिए अलग हो जाते हैं, 25 साल छोड़िए हम 10 साल ही मान लेते हैं, 10 वर्ष तक ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 10 वर्षों के अलगाव के बाद दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। अब बताइए मुझे, क्या इन दोनों भाइयों की जो भाषा है, एक रहा अपने आप में पंजाब में और एक रहा अपने आप में महाराष्ट्र में, और दोनों भाई जो है रहने वाले हैं एमपी के। अब दोनों भाई एक दूसरे से 10 साल के बाद मिलते हैं, तो क्या इन दोनों की भाषाएं एक जैसी होंगी या अलग अलग हो चुकी होंगी? तो निश्चित रूप से दोनों की भाषा में आ चुका होगा बदलाव। ठीक वही बात मैं यहां पर कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अपभ्रंश भाषा का दौर चल रहा था,
तो अपभ्रंश भाषा के समय पर अपभ्रंशों को बोलने की संख्या कितनी थी? 27। यानी कि इस पूरे भारत में, जैसे आज हमने देखा कि हिंदी बोलने के तरीके कितने थे, आज के समय पर हमने देखा 18-19 तरीके हिंदी के मिलते हैं। उस जमाने में अपभ्रंश बोलने के तरीके, सोचो अपभ्रंश का क्षेत्र तो हिंदी से भी बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि अब इन अपभ्रंशों में से कहीं गुजराती बोले जाने लगी, कहीं मराठी बोले जाने लगी, कहीं बंगाली बोले जाने लगी, कहीं ओडिसी बोले जाने लगी, सिंधी, पंजाबी सब संस्कृत से निकली है। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो अपभ्रंश तक सारी भाषाएं लगभग सिमिलर रही। एक समय ऐसा आया कि सारी भाषाएं बिखर गई। तो मैं ये कहूंगा कि अपभ्रंश में से आपको 27 के 27 नाम याद नहीं करना, आपको केवल वो याद करना है जिनसे हमारे सिलेबस की बोलियां मिलती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए भाई, एक क्षेत्र है सौरसेन, सौरसेनी अपभ्रंश। आप कहेंगे अच्छा कि सर सौरसेनी अपभ्रंश हम क्यों याद करें, आप हमें ये बताइए। तो मैं ये कहूंगा कि आपने 16 महाजनपद में जब आप पढ़ते हैं 16 महाजनपद, तो आप एक सूरसेन नाम की महाजनपद पढ़ते हैं, और सूरसेन नाम की जो महाजनपद है इसकी राजधानी मानी जाती थी मथुरा। और सूरसेन महाजनपद जो है उसका जो क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो सूरसेन महाजनपद यूपी से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि सूरसेन महाजनपद की लैंग्वेज का नाम था, जैसे मालवा की लैंग्वेज मालवी है, बुंदेलखंड की बुंदेली है, तो सूरसेन की कौन सी होगी? सौरसेनी। अच्छा, इस सौरसेनी अपभ्रंश से मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि आपको 3 बोलियों के नाम इससे संबंधित याद रखना है, जिनमें से एक आपको मालवी का नाम याद रखना है, एक आपको नाम याद रखना है किसका, एक नाम आपको याद रखना है निमाड़ी का, और एक नाम याद रखना है आपको बुंदेली का। मैं काफी संक्षेप में बता रहा हूं, मैं बस इतना बता दूं आपको कि राजस्थानी हिंदी की सारी बोलियां, पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कोरबी, कन्नौजी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और निमाड़ी के साथ साथ गुजराती भी सौरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुई है। मतलब जिस पूरे क्षेत्र में किसी जमाने में सौरसेनी अपभ्रंश बोली जाती थी, आज वहां कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मालवी बोल रहा है, कोई निमाड़ी बोल रहा है, कोई जयपुरी बोल रहा है, कोई बुंदेली बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है। लेकिन हम इतना क्यों याद करें? हमें तो ये पता है कि अच्छा अपभ्रंश एक भाषा का नाम था, और उस भाषा से देखो ये हमारी बोलियां निकली है। तो आप जब कल के दिन ये बताओगे कि भाई मालवी बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से। निमाड़ी का किससे हुआ है? सौरसेनी से। बुंदेली का किससे हुआ है? सौरसेनी से। बस, बाकी अपभ्रंश को लेकर कोई प्रश्न हो, कोई गहरी बात हो तो उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है, मैं विस्तार से समझा दूंगा। अभी मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ इतनी जानकारी पर्याप्त है। और दूसरा अपभ्रंश आपको एक और नाम याद रखना है, जिसका नाम है अर्धमागधी। मगध नहीं, अर्धमगध। अब आप कहेंगे सर अर्धमगध कौन सा क्षेत्र था, ये भी बताइए। तो अर्धमगध इसको बोलते थे। जैसे ये पूर्व का क्षेत्र, ये मगध है, और मगध और सूरसेन के बीच का जो क्षेत्र है इसे अर्धमगध कहते हैं। अगर मैं इसे अपने पुराने मैप के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं कहूंगा कि ये जो क्षेत्र था, जैसे मैं अर्धमगध कहना चाह रहा हूं, ये है। अब अर्धमगध क्षेत्र में देखिए पूर्वी हिंदी है, तो एक जो बोली आपकी बच रही है उसे आप अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से याद कर लो, जिसका नाम है अवधी। वैसे मैं कहूंगा, अब माफ कीजिएगा, अवधी आपके सिलेबस में नहीं है, बघेली आप याद कर लो केवल, क्योंकि आपके सिलेबस में। वैसे मैं कहूंगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से पैदा हुई हैं। जैसे आप अपने माता पिता की संतान हो ना, ठीक वैसे ही बघेली बोली अर्धमागधी की संतान है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अब कहने का मतलब ये कि मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बताइए मालवी बोली किस उपभाषा से संबंधित है? उपभाषा राजस्थानी हिंदी, निमाड़ी राजस्थानी हिंदी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, जिसको उपभाषा समझ में नहीं, ध्यान रखना बोलियों का क्षेत्रीय वर्गीकरण उपभाषा था। तो पूर्वी हिंदी में बघेली आती थी, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आती थी, राजस्थानी हिंदी में मालवी और निमाड़ी दोनों आती थी। लेकिन अपभ्रंशों की जब बात आई तो सौरसेनी अपभ्रंश से मालवी, सौरसेनी अपभ्रंश से निमाड़ी, सौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली, और जबकि अर्धमागधी से कौन सी? बघेली। इतना पॉइंट आप याद रखो, जरा देखो अगर मान लो इतना याद है तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। देखो एक प्रश्न आया है, मालवा, निमाड़ रोको, 12वां नहीं है, 11वां नहीं है, 10वां नहीं है, 9वां नहीं है, 8वां नहीं है। देखो यार, बघेली बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है?
तो आप अगर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बताइए बघेली बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। और साथ ही साथ क्लास आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि अगली क्लास बनाने की प्रेरणा मिले कि हाँ वही विद्यार्थियों को काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको समझा दिया है ना, जो मुझे बताना था मैं आपको ये समझा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए ये यात्रा हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों पर आ जाते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर मध्य प्रदेश के मैप को अगर हम लोग देखते हैं तो मध्य प्रदेश के मैप पर ये जो आपको येलो कलर का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये अपने आप में बघेलखंड का क्षेत्र है। चाहे मैं रीवा की बात करूं, सतना की बात करूं, सीधी की बात करूं, सिंगरौली की बात करूं, शहडोल की बात करूं, उमरिया की बात करूं, तो ये पूरा बघेलखंड का क्षेत्र है, ये बघेली बोली का क्षेत्र है। और जरा देखिए बघेली बोली के ऊपर के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, अवधी, और नीचे के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी। तो कल के दिन आपको जब ये लिखने का मौका मिले कि बघेली बोली के बारे में आपको क्या पता है, तो सबसे पहले बघेली बोली कौन सी उपभाषा में आती है, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, बताइए। पूर्वी हिंदी में बघेली बोली पूर्वी हिंदी की एक बोली है, पूर्वी हिंदी में, क्योंकि 3 बोलियां। बघेली बोली पूर्वी हिंदी की एक बोली है जिसका जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। वेरी गुड, समझ में आ गया। देखो अब बोले कि बघेली बोली के बारे में और भी कुछ बताइए, तो हम कहेंगे बघेली बोली अवधी और छत्तीसगढ़ी से समानता रखती है। अगर मान लीजिए 3 मार्कर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 में बघेली बोली की विशेषताएं या बघेली बोली के बारे में बतलाइए, तो बताइए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी और छत्तीसगढ़ी से समानता रखती है। अरे भाई इसी से तो रखेगी, ये बगल में है, इससे थोड़ी ना रखेगी समानता। और कौन से अपभ्रंश से जन्मी है, अर्धमागधी से। ऐसे देखो बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका जन्म सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, और यह बोली ब्रज भाषा से समानता या ब्रज बोली से समानता रखती है। बुंदेली और ब्रज के बीच में समानता, तभी तो एक ग्रुप में शामिल है। ऐसे देखिए ब्रज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस मैंने यहां बता दिया कि ब्रज जो है वो मुरैना और भिंड का जो क्षेत्र है और थोड़ा श्योपुर का जो क्षेत्र है ब्रज का क्षेत्र है। साथ ही साथ कोटा, बारां, बूंदी और सवाई माधोपुर से लेकर बीच में थोड़ा सा, क्योंकि इधर भी राजस्थान, श्योपुर बीच में कुछ हिस्सा जो पड़ता है, श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील और प्रॉपर श्योपुर शहर जो है वहां पर हाड़ौती का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील पर और कराहल तहसील पर ब्रज का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी बोली आप जानते हो। अब हमें देखो 4 ही बोलियां पढ़ना है, भीली और निमाड़ी से अभी हम निमाड़ी भी पढ़ना है, मालवी पढ़ना है, बुंदेली पढ़ना और बघेली। भीली और गोंडी से हमको ज्यादा अभी लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके सभी बोलियों का हम लोग देख लेते हैं। गोंडी का क्षेत्र यहां तक आपको देखने को मिल जाता है। चलो देखो अब मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां अब आप जानते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो बोलियों का भंडार है, पर हमें केवल 4 बोलियां पढ़ना है, जिनमें से एक बोली का नाम है मालवी, एक बोली का नाम है निमाड़ी, एक बोली का नाम है बघेली और एक बोली का नाम है बुंदेली। ये बोलियां आपके सामने आ गई, बस आपको ये 4 बोलियों को विस्तार से जानना है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए अब एक एक करके हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मालवी बोली के बारे में जानेंगे भाई, मालवी। और इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं, ब्रज तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, गोंडी तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, भीली तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस का हिस्सा केवल ये 4 बोलियां हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मालवी बोली के बारे में जानते हैं। पहले एक बार मैं पानी पी लेता हूं, हल्का सा ब्रेक, जरा सा ब्रेक। अब देखें, समझें और आराम से अपने आप को समझाएं। चलिए, है ना। अब देखो भाई, प्रॉपर तरीके से देखना, चीजों को समझना। क्षेत्र एवं जिले, अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र तो सबको पता है कौन सा क्षेत्र है भाई, मालवा। ठीक है,
मालवी बोली की अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो सबको पता है मालवा क्षेत्र है। जिले की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, रतलाम है, पूरा अपने आप में भोपाल संभाग है। अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को इन सब चीजों के बारे में तो पता ही है। ठीक है, भाषाई स्वरूप की बात करूं तो आपको सबको पता है तद्भव शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है ना। आप अब लोकल की बोलियों में यमुना नहीं बोलते, जमुना बोलते हैं। ठीक है, देशज शब्दों का भंडार पर्याप्त मात्रा में मिलता है। देशज शब्द बोले, पता चला मालवा में पहली बार सुना, एक शब्द सुना मैंने टेगड़ा, तो मैं घबरा गया। टेगड़ा मतलब क्या होता है, बाद में पता चला टेगड़ा का मतलब कुत्ता है ना। तो तद्भव शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है ना। देशज शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मालवी की खास बात यह है ड को ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए शब्द बोलना घोड़ा, तो मालवा के लोग बोलेंगे घोड़ा। पढ़ाई बोलना है तो मालवा के लोग बोलेंगे पढ़ाई। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर देखेंगे मालवा में, तो आप जानते हैं लड़का शब्द की जगह पर छोरा शब्द का प्रयोग होता है। और मालवा में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे गणित की जो गिनती है, गिनती में भिन्नता है। गिनती में भिन्नता कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मालवी बोली की खास बात यह कि जैसे बोलेंगे, देखिए 49 है 49, उसे बोलेंगे 49, 59, 69, है ना। फिर 79, 89, 99, है ना। इस तरीके से गिनती में भी काफी अंतर है। तो तद्भव शब्दों का प्रयोग है, देशज शब्दों का प्रयोग है, ड़ की जगह डा का प्रयोग है, लड़का की जगह छोरा छोरा शब्द का प्रयोग है, और गिनती में भिन्नता देखने को मिलती है। बाकी लोकल मालवी स्टाइल कितने होते हैं, आप अगर इंदौर शहर में रहते हैं तो सोच ही सकते हो, भैया को भिया बोलना। ठीक है, इस प्रकार से मालवी बोली की विशेषताएं, मालवी बोलने का तरीका बाकी सभी बोलियों से पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, हाँ, मालवी के लोक गायन, लोक नाट्य, लोक चित्रकला भी हम देखेंगे, साहित्यकार देखेंगे। मालवी की अगर मैं उपबोलियों की बात करूं तो सेंधवा जो है वहां के आसपास सेंधवाड़ी, इंदौर में बोलने का तरीका इंदौरी, देवास में बोलने का तरीका माफ कीजिए, रतलाम में बोलने का तरीका रतलामी। साथ ही साथ में डांग, डांग का मतलब होता है जंगल, जंगल के क्षेत्र में डांगी। इसके अलावा मोयरा एक बोलने का तरीका है, पाटनी एक बोलने का तरीका है ना। और इसके अलावा भील, मालवा क्षेत्र में निवासरत भीलों के बोलने का तरीका अपने आप में काफी भिन्न है। मालवी बोली से संबंधित अगर हम उपभाषा की बात करूं तो मुझे लगता है आप सबको पता है कि राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मालवी को शामिल किया जाता है। क्योंकि अगर मैं मालवा क्षेत्र को देखूं तो पूरे राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र में है जयपुर, पश्चिम में है मारवाड़, उत्तर में है मेवात, और दक्षिण में पड़ती है कौन सी बोली, मालवी बोली। ठीक है, संबंधित अपभ्रंश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो संबंधित अपभ्रंश है वो कौन सा है, शौर सैनी। क्योंकि आपको पता है कि बघेली बोली अर्धमागधी से आएगी, बाकी सभी बोलियां सौर सैनी से संबंधित होंगी। तो चलिए ठीक है, मालवी के बारे में आपने इतनी सब जानकारी जुटाई। अब यहां पर सिंपल सी बात मैं करूंगा कि मालवी बोली से संबंधित लोक गायन कौन से, भर्तृहरि। सब जानते हैं कि राजा भर्तृहरि जो सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनसे संबंधित जो गायन है, भर्तृहरि से संबंधित जो गायन है उसे भर्तरी गायन कहते हैं। हीड़ गायन मिलता है, बरसाती वार्ता या वार्ता भी इसको लिख सकते हैं बारिश के समय पर। और संजा गीत जो शाम के समय पर, आप सब जानते हैं कि अगर मैं बात करूं तो मनोरंजन मानव का सबसे परम उद्देश्य रहा है। प्रारंभ से मानव हर चीज के पीछे मनोरंजन उसका मूल उद्देश्य रहता है। तो पहले किसी जमाने में जो घर में किशोरी रहती थी, यानी कि बालिकाएं जो होती थी, उनको बहुत ज्यादा बाहर घूमने की अनुमति नहीं होती थी। तो लोकल में महिलाओं ने एक परंपरा अपनाई कि शाम के समय पर बच्चियां जो है वो गायन कर लें तो सब एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाएगा। तो अभी एक रिसेंटली न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी कि अब नहीं सुनाई देते संजा गीत, क्योंकि किशोरी हुई मोबाइल में व्यस्त। तो अब जितने भी बच्चे हैं सब फोन में व्यस्त हो गए, तो ये लोकल के गायन आदि तुलनात्मक रूप से अब कम हो चुके हैं। लेकिन शादी विवाह के अवसर से लेकर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम घर में है तो ये गीत सुनाई देते हैं। तो ठीक है, लोक गायन, लोक नृत्य में मटकी है, रजवाड़ी है ना, झाला, फूलपाती, फुंदी, ये सब लोक नृत्य है। तो आप एमपीजीके में पढ़ते रहते हैं। माच के बारे में आप जानते हैं, जिसमें
कुछ पौराणिक कथाओं के साथ साथ में यहाँ पर हास्य प्रधान नाटक खेला जाता है। और ये केवल मालवा का ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि नाट्य है। मैंने क्या कहा, केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे मालवा ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि नाट्य है। देखो एक प्रश्न पूछा जा चुका है, मालवा क्षेत्र के प्रतिनिधि लोक नाट्य का नाम बताइए। तो ये पूछा जा चुका है, जो कि मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो ये हमने मालवी की जो है लोक नाट्य की बात कर ली। चित्रकला में पिथौरा है, सवनाही, चित्रावण है, मांडना है। और ये सब वही चित्र होते हैं जो आप अपने गांव में कच्चे मकानों पर दीवारों पर चित्र बना हुआ देखते हैं, बस इनके नाम अलग अलग होते हैं। देश में सांस्कृतिक धरोहरों में चित्रकला का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक चित्र हमारे लिए एक न एक प्रेरणा का कारण बनता है ना। तो चाहे सवनाही की बात करें, चाहे चित्रावण की बात करें, चाहे मांडना की बात करें, सब मालवा के प्रसिद्ध चित्र है। बाकी अगर मैं राइटर या साहित्यकारों की बात करूं तो इन नामों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुर्सत से पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़कर सुनाऊंगा तो उस पढ़कर सुनाने में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं आपको ये पढ़कर सुनाऊं कि संत पीपा है ना, इनका जो मूल नाम था प्रताप राव था। तो इन सब चीजों में मेरा खुद का जो इंटरेस्ट है वो तुलनात्मक कम है। तो यहां पर मेरा उद्देश्य आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना है, कंटेंट रटाना मेरा उद्देश्य हो भी नहीं सकता, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, करें, पढ़ें। ठीक है, पढ़ लिया। प्रतापराव खींची का नाम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। मालवा में ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हाँ निश्चित रूप से चलो देखते हैं ना। देखो, तो हमने देखा कि संत पीपा, एक तो इनका नाम याद रखें, आनंद राव दुबे का नाम रखें, है ना, आनंद राव दुबे। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि आनंद राव दुबे जो है मैं अगर इनकी बात करूं तो आनंद राव दुबे अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। और एक न्यूज का एक पेपर भी चलाते थे मालव मयूर के नाम से। ठीक है, इसका संपादन भी इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए, बाल कवि बैरागी का नाम खूब सुना होगा भाई। ये इन राइटर के नाम आप याद कर लीजिए, हो सकता है इनमें से कोई एक रचना आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, और साथ ही साथ में ये तो सब इनकी केवल कहानियां हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्टोरी आपको याद नहीं करनी, मैं आपको बता देता हूं, आप इनमें से केवल रचनाओं के नाम याद कर लेना। जैसे देखिए संत पीपा की ये जो रचनाएं हैं केवल इनको याद कर लेना, बाकी आपको लगता है तो आप पढ़ लीजिए। उत्कर्ष की बुकलेट में जो जानकारी है वो मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आया हूं कि अगर आपको पढ़ना हो एमपीजीके में कभी और किसी स्थान पर प्रीलिम्स वगैरह में आपको काम में आ जाए तो आप पढ़ लीजिए। बाकी इनमें से सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा कि आप रचनाएं याद करें, रचनाओं के अलावा आप और किसी चीज पर ना जाएं। ठीक है, जैसे बाल कवि बैरागी जो है इनकी 12 मासी काफी प्रसिद्ध रचना हुई, केवल इतना याद रखें। मैं रचनाएं भी ला सकता था लेकिन बताने के लिए कि ठीक है आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमने मालवी बोली पर चर्चा कर ली। मालवी बोली में आप आनंद राव दुबे का नाम रखें, याद रखें। मालवी बोली के अंतर्गत आप प्रताप राव का यानी कि संत पीपा का नाम आप याद रखें। मालवी बोली के अंतर्गत है ना आप जो है बाल कवि बैरागी का नाम याद रखें तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। ठीक है, अब मुझे जो है अब हम नेमाड़ी बोली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो नेमाड़ी बोली के जो आयाम आपके सामने हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि नेमाड़ी बोली के जो आयाम आपके सामने है ना, इन आयामों को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और आप क्या करिएगा, मालवी बोली में मैं एक टाइटल मैंने लिखा आनंद राव दुबे। अच्छा एक नाम और आप याद रख लेना, हरि भाऊ उपाध्याय, क्योंकि इनको हम टाइटल देते हैं मालव मयूर का, फिर बाद में हरि भाऊ उपाध्याय, फिर बाद में मालव मयूर के नाम से उपाध्याय, जो भविष्य में मतलब हरि भाऊ उपाध्याय के बाद मालव मयूर के नाम से फिर आनंद राव दुबे को भी जो है विभूषित किया जाता है। लेकिन जो एमपीपीएससी का क्वेश्चन है मालव मयूर की उपाधि किसे दी जाती है, तो
ऐसा मेरा अनुमान है कि हरिभाऊ उपाध्याय आयोग के द्वारा सटीक उत्तर माना जाएगा, क्योंकि मेंस की कॉपी के हिसाब से आप जानते हैं मॉडल आंसर सामने नहीं आते। तो हरिभाऊ उपाध्याय जिन विद्यार्थियों ने लिखा है उनका 100% सही है, लेकिन जो आनंद राव दुबे लिखकर आएंगे उनका भी सही हो सकता है। चलिए, है ना, अब आगे बढ़ा रहे हैं। मालवी के बाद हम किस बोली पर पहुंचे? निमाड़ी पर। निमाड़ी में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले भाषाई स्वरूप, तो आप जानते हैं कि निमाड़ी का भाषाई स्वरूप ऐसा है, सबसे खास बात भाई मालवी के समान है, मालवी के समान है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस बोली पर मराठी का और गुजराती का पर्याप्त प्रभाव देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाए? क्योंकि भाई ये क्षेत्र जो है वो अपने आप में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पूरा महाराष्ट्र नींबू को लिंबू कहता है। और अगर आप देखोगे तो आपको निमाड़ी बोली में भी नींबू को लिंबू शब्द मिलेगा। जैसे आपको शब्द मिलता है नमक, तो निमाड़ी में आपको शब्द मिलेगा नोन, नोन मिलेगा। या पता चला कि लोन टाइप का जो है वो उच्चारण इस प्रकार से करने लग जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, है ना। वैसे लवण शब्द से बना हुआ है ये शब्द, लेकिन जो है इस प्रकार से उच्चारण होना शुरू हो जाता है। तो भाषाई स्वरूप आप यहां पर देख सकते हैं, है ना, कि अगर मैं निमाड़ी की बात करूं तो इसकी भाषा पर मराठी गुजराती शब्दों के साथ साथ मालवी का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव है। और साथ ही साथ देशज शब्द तो हर स्थान पर होते ही होते हैं, तद्भव शब्दों का प्रयोग तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता ही होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें अभी मैं आपको स्लाइड पर दिखा दूंगा। अगर मैं निमाड़ी की उपबोलियों की बात करूं तो बुरहानपुर के आसपास इसका बोलने का तरीका बुरहानी कहलाता है। भील प्रांत, भील जो क्षेत्र है वहां बोलने का तरीका भीली कहलाता है। निमाड़ के भीलों की लैंग्वेज मालवा की भीमलों से थोड़ी सी पृथक हो जाती है, जिसमें अंतर क्षेत्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो खरगोन के आसपास बोलने का तरीका खरगोनी कहलाता है। जो पटेल कम्युनिटी, पटेल सरनेम लिखने वाले हैं, वो पटेली बोली का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती हैं। संबंधित तो भाषा की बात करूं तो आप निमाड़ी बोली को मालवी की तरह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत शामिल करेंगे, जबकि अपभ्रंश की अगर मैं बात करूं तो आपको एक ही का नाम याद रखना है, सौरसेनी अपभ्रंश का। चलिए, अब मालवी बोली के साथ साथ में अगर हम निमाड़ी बोली में ये देखें कि कौन कौन से लोक गायन है, तो कलगी तुर्रा आपने नाम सुना होगा, ढोला मारू कथा सुनी, मसाणिया, मसाणिया जो कहीं ना कहीं संसार की नश्वरता का प्रतीक है। संत सिंगाजी से संबंधित ही ये गायन है, क्योंकि अपने आप में निर्गुण उपासक हैं संत सिंगाजी। अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कबीर जिस प्रकार से निर्गुण भक्ति की बात करते थे, है ना, यानी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट पर लेटा, राम राम तीन लोक बखाना, राम नाम का मर्म ना जाना, यानी कि ईश्वर को पूजना, लेकिन ईश्वर कौन है हम नहीं जानते, बस ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर के अवतारवाद में, मूर्ति पूजा में, कर्म कांड में विश्वास न रखना ही अपने आप में निर्गुण पूजा कहलाती है। और इसी निर्गुण उपासना के प्रेरक कबीर भी हैं। और यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र में कौन है? संत सिंगाजी। इसीलिए संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर भी कहते हैं। और निर्गुणिया एक ही बात हो गई, निर्गुणिया मतलब संत सिंगाजी के निर्गुण जो है गायन जो है उसे हम निर्गुणिया कह देते हैं। बस निर्गुण शब्द खड़ी बोली का शब्द है और उसका निमाड़ी संस्करण है निर्गुणिया। ठीक है, चलिए, अधिकांश शब्दों के पीछे याद शब्द आपको मिल जाता है। गणगौर, काठी, फेपारिया, मांडलिया, आड़ा खड़ा, ये लोक नृत्य आप नाम सुनते रहते हैं। लोकनाट्य, ये चूंकि मैं देखिए लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य पर ज्यादा फोकस मैं स्पेशल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे अवनीश सर ने, सौरभ यादव सर ने, प्रदीप सर ने जो एमपी, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो एमपी के जितने भी आपकी क्लासेस लगी हैं तो आपने इन सभी शिक्षकों से लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य के बारे में आपने पर्याप्त मात्रा में सुन रखा है। तो अगर मैं मध्य प्रदेश मतलब एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को मैं लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य पढ़ाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से अपने विषय से भटक जाऊंगा, क्योंकि मेरा विषय मध्य प्रदेश की बोलियां समझाना, ना कि इन लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य को समझाना। लेकिन हर बोली के क्या आयाम हो सकते हैं वो सारे आयाम आपको पता हो, मैं बस वही आयाम आपको समझाने आया हूं। तो ठीक है, गणगौर, काठी, फेफारिया, मांडलिया, आड़ा खड़ा, ये लोक नृत्य हो गए। गम्मत, रहस, खम्ब स्वांग और रामशीला, राम
रीला जो है वो अपने आप पर लोक नाट्य हो गया। वैसे भी याद रखना, रास लीला, माफ कीजिएगा मैंने शब्द गलत बोला, क्योंकि रामलीला अपने आप में एक ऐसा नाट्य है जो लगभग हर क्षेत्र में होता ही होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा चित्रकला में जिरौती है, संजा फूली है, ईरत है, ठीक है, और साथ साथ में थापा है, पगल्या है। और इसमें जिरौती जो है, और एक और मैं शब्द लिख देते हैं यहाँ पर, मांडना। मांडना शब्द यहां पर भी चलता ही चलता है ना, मांडना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं भाई। निमाड़ी के लोक जो साहित्यकार हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है संत सिंगा जी का, जिनके गुरु का नाम मनरंग स्वामी और किसी किसी जगह पर मिलता है ब्रह्मगिरी। ठीक है, चलिए बाकी अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं तो आप रचनाएं खासतौर पर याद रखें, साखी, भजन, 12 मासी और 15 तिथि। और ये सारी रचनाएं प्रीलिम्स के दौरान भी याद करते हैं तो मेंस में रिपीट हो रही है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। संत सिंगा जी का नाम याद रखो, और अगर किसी साहित्यकार का नाम आपको याद करना है तो कुछ भजन जो चलते हैं मालवा में, निमाड़ में, मालवा और निमाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र में भी संत कालू जी के। ऐसा नहीं है कि संत सिंगा जी की पूजा सिर्फ निमाड़ में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारे मालवा प्रांत में भी संत सिंगा जी का उतना ही सम्मान है जितना निमाड़ में है। और बाकी निमाड़ी साहित्यकारों में अनेक नाम है, लेकिन इनमें से एक भी नाम रचनाओं को याद रखने के नजरिए से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक नाम अगर आप और याद करना चाहें तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का नाम और याद कर लेना। वासुदेव अग्रवाल नाम लिखा है कि यहां पर नहीं लिखा है ना, वासुदेव अग्रवाल। और एक नाम याद कर लेना, डॉक्टर सुमन चौरे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। डॉक्टर सुमन नाम है, सरनेम चौरे ही है या चौबे है, तो अगर मैं कुछ गलती करूं तो माफी अग्रिम चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की रचना है जो परीक्षा में पूछी जा चुकी है एक बार, और वो रचना है जब निमाड़। ये आपने देखो एक रचना का नाम सुना होगा ना, जब निमाड़ गाता है, ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, ठीक है, जब निमाड़ गाता है ना, निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास, जब निमाड़ गाता है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ में ये आपकी निमाड़ी बोली हुई। अब निमाड़ी बोली के बाद में अब आपके सामने बुंदेली बोली के सारे आयाम हैं। तो इनमें से जो जो आयाम आपको समझ में आ रहे हैं, आप सबसे पहले अपनी ओर से सारे आयाम सोच लें। मुझे लगता है कि बुंदेली बोली की उपभाषा, मुझे लगता है कि बुंदेली बोली जो है ना, इसकी उपभाषा, बुंदेली बोली का अपभ्रंश आप लोगों से बेहतर तरीके से बनता ही होगा। तो अगर मान लो नहीं भी बनता है तो बनाइए। बुंदेली जो बोली है इसमें जो जो आयाम आपसे बन सकते हैं बनाइए। देखो सभी जानते हैं क्षेत्र की अगर बात करें, अच्छा मुझे लगता है निमाड़ी बोली में मैंने क्षेत्र वाला क्राइटेरिया छोड़ दिया था। सबको पता है क्षेत्र, अगर छूट भी गया था तो कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा। निमाड़ क्षेत्र है अपने आप में, आप जानते हैं। अगर जिलों की बात करें तो खंडवा है, खरगोन है, बुरहानपुर है ना ये, और धार का जो निचला क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, वहां पर भी निमाड़ी बोली का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव है। हाँ भाई, हम बुंदेली पर हैं। सबसे पहले क्षेत्र बता दें, बुंदेलखंड जिले की बात करें तो भाई देखो, टीकमगढ़, ठीक है, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, ठीक है, और साथ साथ में आप सब जानते हैं निमाड़ी, माफ कीजिए निवाड़ी, और साथ साथ में भिंड की लाहौर तहसील, लगभग दतिया, शिवपुरी का कुछ क्षेत्र, ठीक है, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश तक जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। यूपी और एमपी दोनों ही क्षेत्र जो है मैं यहां लिख देता हूं, एमपी के साथ साथ में, है ना, एमपी के साथ साथ में, है ना, उत्तर प्रदेश का भी जो कुछ क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बुंदेली बोली से संबंधित है, जिनमें से झांसी जिले का नाम और ललितपुर का नाम जो है काफी चर्चा में रहता है।
भाषाई स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपको पता होना चाहिए, भाषाई स्वरूप की अगर बात करें, विशेषता की बात करें तो ब्रज के समान है। उदाहरण के तौर पर लड़का जो शब्द है इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं मोड़ा, ठीक है ना। इस तरीके से आप समानता यहां पर देख सकते हैं ब्रज से। साथ ही साथ में तद्भव शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में, अति से ज्यादा तद्भव शब्द है। यमुना को जमुना बोलना, यज्ञ को यज्ञ बोलना, ठीक है ना। यमुना को जमुना, यज्ञ को यज्ञ बोलना, हवाई जहाज को या एरोप्लेन को चील गाड़ी बोल देना, ठीक है। और इतय उतय, है ना, हिना होना, ठीक है, जावी खाबी, इस प्रकार से शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना बुंदेली की विशेषता है, ठीक है। भाषाई स्वरूप आप अगर कहेंगे तो मूल रूप से ब्रज के समान देखने को मिलता है। लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला पर चर्चा कर लेंगे, जिनमें से राई का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। संबंध साहित्यकार एवं साहित्य में चर्चा करते हैं। उपबोलियों में बात करेंगे तो आप जानते हैं टीकमगढ़ के आसपास टीकमगढ़ी, तंवर घार में तंवर घारी, ब्रज और बुंदेली से मिश्रित है। लोधी जो जाति है वहां लोधंती, अहीर जो कम्युनिटी है वहां पर अहिराई, अहिराई। और जिसमें प्रसिद्ध साहित्य लिखा गया बनाफरी में, कौन सा भाई, आल्हा खंड, परमाल रासो वाला, ठीक है। तो ये यहाँ की प्रमुख बोलियां देखने, उपबोलियां देखने को मिलती हैं। संबंधित उपभाषा आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं, पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी भाई, पश्चिमी हिंदी, है ना, ये संबंधित उपभाषा हो गई है। और साथ ही साथ देखें संबंधित अपभ्रंश तो सभी जानते हैं कौन सा अपभ्रंश है, सौर सैनी अपभ्रंश, तो ये सबको पता ही है। चलिए अब यहां पर किस बात पर ज्यादा ध्यान देना है तो देखिए भाई, है ना, बुंदेली बोली के अंतर्गत लोक गायन, आल्हा गायन सब जानते हैं, 12 बरस कूकर जीवे 13 जिये सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, है ना। आल्हा गायन सब जानते हैं। फाग गायन, है ना, होली पर गाए जाने वाला एक हास्यपूर्ण और आज के अगर आधुनिक लोगों के हिसाब से देखें तो अश्लील, आधुनिक लोगों को अश्लील दिखता है, लेकिन गांव में वो मनोरंजन की अपनी एक सीमाएं होती हैं। त्योहार विशेष पर वो मनोरंजन किया जाता है। हरदौल की मनोती, लाला हरदौल की कहानी हम सब सुनते हैं, और जगदेव का पुबारा। बाकी राई सभी जानते हैं भाई, राई के बारे में तो काफी चर्चा रहती है। कानड़ा जो धोबियों के द्वारा किया जाता है। सहरा बधाई, है ना, ये मांगलिक कार्यक्रम पर। स्वांग और नौटंकी जो है वो अपने आप में आप जानते हैं कि इनकी मंडलियां होती हैं और नौटंकी गांव में चलती है। नौटंकी का मतलब आप कह सकते हैं हास्य प्रधान नाटक होते हैं जो गली में, नुक्कड़ पर, कभी मंचों पर किए जाते हैं, ठीक है। और ये सब मनोरंजन के बड़े जो है माध्यम होते हैं। मौरते नौरते ये नवरात्रि के समय पर, विवाह के अवसर पर, सुरैती और गोवर्धन आप सब जानते हैं दिवाली के बाद इस चित्रकला का प्रदर्शन बुंदेलखंड में किया जाता है। बुंदेलखंड के प्रमुख साहित्यकारों में ईसुरी का नाम आप सभी जानते हैं। ईसुरी की जो संबंधित रचनाएं हैं उनमें मोहन भर पिचकारी खींचे और जय तुम छैल छवेला होते, तो ये बोलते भी हैं। ईसुरी फाग गायन गाते हैं, और फाग शब्द का अपने आप में मतलब होता है होली, और होली हमेशा आप जानते हैं कि यह एक अनुशासन का त्योहार ना होकर के मनोरंजन का त्योहार है, और इसी कारण से फाग गीत के अंतर्गत ये सब कुछ गाया जाता है। फाग गायन में अगर मैं बात करूं, मोहन भर पिचकारी खींचे और जो तुम छैल छवेला हो जाते, है ना, तो इस प्रकार का गायन यहां पर किया जाता है। जगनेक का नाम सबने सुना है, क्योंकि जगनेक के द्वारा प्रसिद्ध जो रचना है वो है परमाल रासो, और एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है कि परमाल रासो के अंतर्गत जो वर्णित है आल्हा खंड, जहां पर आल्हा और यूदल के 52 युद्धों का वर्णन है, और जिनमें से एक प्रसिद्ध युद्ध जो मिलता है वो मिलता है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो लड़ाई है उसका भी काफी वर्णन है, और इसी कारण से हिंदी साहित्य में परमाल रासों को, या मैं कहूं कि परमाल रासों के अंतर्गत वर्णित आल्हा खंड को विशेष स्थान दिया जाता है। तो एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है, और अगर आपको लगता है तो आप चेक कर सकते हैं। बुंदेली की प्रसिद्ध लोक गाथा जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला है वो है आल्हा खंड, जिसका वर्णन परमाल रासों के अंतर्गत जगनिक ने किया है। तो बुंदेलखंड के प्रमुख साहित्यकारों में अगर हम देखेंगे तो एक नाम तो आता है परमाल रासों को लिखने वाले जगनिक का नाम, ठीक है। वहीं जगनिक के बाद में जो और नाम आते हैं
उनमें एक नाम आता है इसूरी का, जो फाग गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, है ना, देखिए ये बार बार मैंने रिपीट कर दिया, माफ कीजिएगा, मैं तब तक बोलता चल रहा हूं, अब मेरे बोलने पर ध्यान दीजिएगा। एक मैं लेखक का नाम और बताऊंगा जिनका नाम है केशव दास। केशव दास का नाम भी आपने काफी सम्मान से सुना होगा, काफी बार सुना होगा, जिन्हें हम कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। और आप सब जानते हैं केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहने के पीछे की जो वजह है, क्योंकि यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहां नाम लिख देता हूं केशव दास का, क्योंकि केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि राम सिंह बुंदेला हो, उनके छोटे भाई राव इंद्रजीत सिंह हो, या उनके छोटे भाई जो वीर सिंह देव बुंदेला हो, तीनों भाइयों के दरबार में क्रमबद्ध तरीके से केशव दास रहे, जिन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका से लेकर के वीर सिंह देव चरित से लेकर के नक्सिक से लेकर के ऐसी तमाम रचनाएं की जो जिनमें बुंदेली बोली की झलक देखी जाती है। लेकिन साथ ही साथ केशव दास ने ब्रज में भी एक रचना की है जिसका नाम है रामचंद्रिका। और केशव दास अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग ज्यादा करते थे, बात सीधी सीधी ना कहकर घुमाकर कहते थे। इस कारण से केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। तो आप अगर मैं कहूं कि किन किन लेखकों के नाम याद रखें, इसूरी का नाम याद रखें, जगनिक का नाम याद रखें, केशव दास का नाम याद रखें, संतोष सिंह बुंदेला की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से शुरुआत की जो दो रचनाएं हैं, एक तो गांव की संध्या और आज मोर करम गजब होइगा रे, क्योंकि बुंदेली की झलक है, और एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है लमटेरा, ये रहा लमटेरा की तान। इन रचनाओं की जो चर्चा है वो बुंदेलखंड में पर्याप्त मात्रा में होती है, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। बाकी जन्म, पिता, विवाह, मृत्यु, इनसे विद्यार्थियों को लेना देना नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं समय के अभाव के चलते जो चीजें मैंने बोर्ड वर्क पर आपको बताई हैं वो मैंने सोचा चलो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन मेरा खुद का ये मानना था कि ठीक है जो कंटेंट है उसमें कटनी छटनी नहीं करते, किताब में जो सीधा कंटेंट है उसको सीधा विद्यार्थियों के सामने ले जाते हैं। पर मैं आपसे खुद कह रहा हूं और मैं क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा कि ये जन्म माता पिता पर मैं खुद विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ये नई परीक्षा में पूछे जाते, लेकिन आप रचनाओं पर केवल फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी अभी करंट अफेयर्स में थोड़ा देख लेना, आजकल क्या है बुंदेली आइडल जैसी रचनाएं होने लग गई हैं, तो इन, है ना, बुंदेली आइडल जैसे कुछ प्रोग्राम होने लग गए, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, तो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स आदि में काम में आएंगे, ठीक है। चलिए ये रचनाएं हमने बुंदेली की देखी, अब हम सीधा बघेली पर आते हैं। बघेली में अगर मैं बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, तो आप जानते हैं बघेलखंड। जिले की बात करें तो आप जानते हैं रीवा है, सतना है, सीधी है, सिंगरौली है, उमरिया है, शहडोल है ना, ऐसे कई सारे जिले जो आप जानते ही हैं। बघेलखंड का ये पूरा क्षेत्र आपके सामने आ गया। भाषाई स्वरूप की बात करूं तो अवधि के समान दिखाई पड़ता है, तद्भव शब्दों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में है, देशज शब्दों का भंडार अपने आप में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और विशेषण के लिए ये कोशिश करते हैं बघेली उच्चारण में कि लास्ट में ह लगा दिया जाए, जैसे निकहा, निकहा मतलब नीका, नीका मतलब क्या, अच्छा, कुछ इस तरीके से बघेली प्रोनाउंसिएशन होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कर्ता के साथ में कभी भी ये विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। जैसे अगर कोई बघेली बालक होगा तो ये कभी नहीं कहेगा मैंने पढ़ लिया है, वो कहेगा मैं पढ़ लिया हूं। वो नहीं कहेगा मैंने खा लिया, वो कहेगा मैं खा लिया हूं। समझ रहे हैं? सर आपने कहा था, वो नहीं कहेगा, वो कहेगा सर आप कहे थे। यानी कर्ता के साथ में जो नए विभक्ति आती है वो एकदम शून्य रहती है, ठीक है। ये इस प्रकार का स्वरूप है। बाकी अपभ्रंश की बात करूं तो आपको पता है बाकी तीन बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है, लेकिन यह जो बोली है ये संबंधित है अर्धमागधी अपभ्रंश से, और यह बोली आती है किस उपभाषा के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी, माफ कीजिएगा पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। साथ ही साथ उपबोलियों की अगर मैं बात करूं तो बघेलियों की उपबोलियों में सबसे प्रसिद्ध है रेवाड़ी, रीवा के आसपास बोले जाने वाली। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो कुर्मी जो जाति है उसके द्वारा बोले जाने वाली कुर्मी बोली।
साथ ही साथ अगर बात करूं तो बैगा जो जाति है उसके द्वारा बोले जाने वाली बैगा, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बघेलखंड में देखें तो बोलने के जो अलग अलग तरीके हैं उन सभी बोलियों में सिर्फ रेवाड़ी का नाम प्रसिद्ध है। कुर्मी जाति की अपनी एक अलग बोली देखने को मिलती है, बैगा जाति की अपनी एक अलग बोली देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैहर क्षेत्र के आसपास मैहरी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो तो हर जिले की अपनी एक अपना अपना बोलने का तरीका होता है। हाँ, अगर बघेली के सांस्कृतिक महत्व में अगर हम देखें तो लोक गायन में बसदेवा, विदेशिया, पंडवानी, बिरहा। बिरहा आप सभी जानते हैं कि है ना, पंडवानी जो है ना ये खास तौर पर छत्तीसगढ़ और बघेलखंड दोनों में पर्याप्त मात्रा में गाया जाता है। बिरहा में अगर आप बात करेंगे तो बिरहे के गीत होते हैं। मैंने कहा मनोरंजन एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब कभी भी मैं कहूं पशुओं को चराने वाले, पशुओं का पालन करने वाली जो कम्युनिटी है वो जब जंगलों की ओर निकल जाती हैं, और आपको पता है कि जब बारिश का पानी सूखने लग जाए, गर्मियों का जब समय आता है तो बहुत सारे पशुओं को हम पानी कैसे पिलाएं, तो उनको जंगलों में ले जाते हैं जहां पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। तब वहां पर रहने वाले जो पुरुष हैं वो मनोरंजन के लिए सुर लय ताल खींचते हैं, और उस दौरान वो कहीं ना कहीं अपने गानों में अपने परिवार को याद करते हैं। उस गीत को बिरहा गीत कहते हैं। बाकी नृत्य में बिरहा, कलसा, सुआ, कैमाली, और लोक नाट्य में मनसुखा, लकड़ बग्गा, छाउर, जिंदवा, ये सब क्षेत्रीय नाटक हैं जिनका प्रयोग जो है वो मनोरंजन के लिए समय समय पर किया जाता है। और लोक चित्रकला में तिलंगा हो, छठी चित्र हो, है ना, नेउरान नमे हो, कोहबर हो, और इन सभी के नाम आते हैं जो कि आपको पता है, मुझे ऐसा विश्वास है। नहीं पता तो निश्चित रूप से आप याद करिएगा। बोलियों का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ में क्लियर कर ही रहा हूं। बघेली बोली से संबंधित साहित्य एवं साहित्यकारों में एक नाम तो आता है सैफुद्दीन सिद्दीकी का, जिन्हें उपनाम सैफू चाचा के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एक दिन ऐसा होए, भारत केर माटी, रुपया केर महातिम आदि ऐसी प्रसिद्ध रचनाएं देखने को मिलती है। शंभू प्रसाद काकू काफी प्रसिद्ध नाम है। शंभू प्रसाद काकू जो मैं अगर बात करूं तो ये रीवा के खैरी नाम के गांव से संबंधित रहे, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसमें है गर्मी ऋतु। गर्मी के मौसम का इन्होंने पर्याप्त मात्रा में जो है चित्रण किया है कि गर्मी के मौसम में बघेलखंड की स्थिति कैसी है, और गणेश जी के बारे में कुछ रचनाएं की हैं जिसे एक जय गणेश देवा के नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया है। बाकी जन्म, पिता, माता, विवाह, देहावसान से विद्यार्थी जीवन में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बघेलखंड में एक दो नाम ऐसे भी हैं जो काफी चर्चा में रहे, जैसे एक अमोल बटरोही, ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अक्षय वट, हिमालय, केर, कतिया, है ना, ये प्रमुख रचनाओं में शामिल है। अगर मैं बाबूलाल डाहिया की बात करूं तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह कि इन्होंने अपने खेत में जैव विविधता और अनाज को बहुत ज्यादा स्थान दिया। मतलब चावल की 100 से ज्यादा वैरायटी ये अपने खेत में उगा सकते की क्षमता इनके भीतर रही। तो एक अनुमान लगाइए कि इस व्यक्ति को, यानी बाबूलाल दाहिया जैसे एक महान व्यक्ति को, केवल और केवल इनकी रचनाओं के लिए नहीं, इनके उत्पादन और इनकी जैव विविधता के प्रति जो लगाव है, इस कारण से पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो हो सकता है बाबूलाल दाहिया की रचनाएं आपसे पूछ लिया जाए, जो हर वाह कहतून के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये बघेली की आपके सामने रचनाएं हो गई। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने ये सभी बोलियां देखी, और इन सभी बोलियों में जो हमें कंटेंट मिला, इनसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, मेरा कहना है कि अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो दो वैरायटी के प्रश्न है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत प्रश्न गया तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि 3 मार्कर में प्रश्न जाएगा, और 3 मार्कर में प्रत्येक बोली की पूछी जा सकती हैं आपसे विशेषताएं। किस बोली की 3 विशेषताएं बताई, जिनमें से कुछ कॉमन बता देना। तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है, देशज शब्दों का भंडारा देकर, और इस बोली से मेल खाती है। एक विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, और हो सकता है उस बोली से संबंधित आपसे रचनाएं पूछ ली जाएं। इस बोली से संबंधित 3 रचनाएं बताइए। या इस बोली से संबंधित हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम बताइए। बोली से संबंधित ये हो सकता है पूछ लिया जाए। यह हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इस बोली से संबंधित 3 लोक नृत्यों के, नाट्यों के, चित्रकलाओं के, अब चित्रकला बोली में तो नहीं होती, लेकिन हाँ उस क्षेत्र से संबंधित पूछ लिया जाए।
और सबसे बड़ी बात, जो आयोग का इंटरेस्ट है वो है 1 मार्कर क्वेश्चन, जो कि आपसे टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 12। और 12 क्वेश्चन है भाई, 4 बोलियां हैं, तो एक बोली से 3 प्रश्न बनेंगे। अब 3 प्रश्न कैसे बनते हैं, तो वो आप प्रश्न अभी भी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में भी 2024 की मुख्य परीक्षा में भी देखिए बोलियों से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोई खतरनाक प्रश्न नहीं है। ये देखिए, मालवी की उपबोलियां, मालव मयूर के नाम से हरिभाऊ उपाध्याय, प्रतिदिन लोकनाट्य कौन सा है, माच, संत सिंगा जी के गुरु का नाम बता दिया। ठीक है, जब निमाण गाता है, निमाण के सांस्कृतिक इतिहास है ना, आपको बताया वासुदेव शरण है ना। और निमाण में हरियाली अमावस्या के दिन भित्ति चित्र, तो निमाण के चित्रों के बारे में आप पढ़ते ही हैं। बघेली बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, आप बताइए, अर्धमागधी अपभ्रंश से। एक मनई के दो ही लड़का रही, ये कौन सी लैंग्वेज है, बघेली लैंग्वेज है, ये भी बघेली लैंग्वेज है। बुंदेली के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिख दो, इसूरी का नाम लिख दो, केशवदास का नाम लिख दो, जगनिक का नाम लिख दो, संतोष सिंह का नाम लिख दो, ख्याली राम का नाम लिख दो। एक जने के 2 मोड़ा हाथे, ठेठ बुंदेली लैंग्वेज है ना। अब वाक्यों को तो पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बोली प्रत्येक विद्यार्थी को नहीं आ सकती, पर अनुमान लग जाता है। बुंदेली की कौन सी प्रसिद्ध लोक गाथा है, तो आपको पता ही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको विस्तार से बताया था। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो अब एक बात आती है कि अभी तक एमपीपीएससी उत्कर्ष का जो यूट्यूब चैनल है, यहां पर कौन कौन सी कक्षाएं आपके लिए काफी लाभदायक हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हिंदी में आप रस टॉपिक अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है, छंद टॉपिक यूट्यूब पर अवेलेबल है, शब्द शक्ति नाम का टॉपिक भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संधि टॉपिक यूट्यूब पर या तो अवेलेबल है या कुछ समय के बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो और कौन सा टॉपिक आपको हिंदी में, एक मध्य प्रदेश की बोलियां जो आप पढ़ ही रहे हो, हिंदी में ये टॉपिक आपके लिए आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे। एथिक्स के भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं, या एथिक्स के भी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमी में अभी आपको मैं कहूं तो जो मेरी सर से बात हुई, अनुपम सर से बात हुई, इकोनॉमी में यूनिट 6 जो है उसका 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 शॉट ज्योग्राफी आपका पढ़ा हुआ है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। पॉलिटी के भी कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं। एमपी को लेकर अवनीश सर, प्रदीप सर लगातार आते ही रहते हैं। साइंस को लेकर जो नए टॉपिक आपके ऐड हुए थे, जिनमें आयुर्वेद की मैं बात करूं, है ना, जो त्रिदोष आदि जो टॉपिक हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको कई सारे टॉपिक जिनमें आपको बार बार परेशानी आती है, वो सारे टॉपिक आपके सामने एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं। और आपका यह वीडियो का अनुभव कैसा रहा, क्या आप बोली, विभाषा, उपभाषा के साथ साथ चारों बोलियों के बारे में ठीक से समझ पाए? अगर आप समझ पाए, आपका अनुभव अच्छा रहा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल से जोड़ें। शीघ्र ही नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।